Quick IS. Compose your dream. हेलो दोस्तों, क्विक आइस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही है। सभी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी हमारे चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ये आधुनिक भारतीय इतिहास का पहला चैप्टर है, उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद किसे कहते हैं, जमींदारी व्यवस्था किसे कहते हैं, रैयतबाड़ी व्यवस्था किसे कहते हैं, संथाल विद्रोह कैसे हुआ था, उसके बारे में बताया गया है इसमें डिटेल में। और दक्षिण भारत में दंगा जो हुआ था, दक्षिण भारत में जो किसान विद्रोह हुआ था, दक्कन किसान विद्रोह हुआ था, उसके बारे में डिटेल में बताया गया है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछेगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको अच्छे से देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, क्योंकि आधुनिक भारत से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और जब तक हम बेसिक जानकारी हमें नहीं होगी तब तक हमारे इतिहास के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से मैंने बताने की कोशिश किया है। फिर भी कोई कमी होती है, कहीं कोई डाउट होता है, कमेंट करके पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इस तरह का साहब आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। ये आधुनिक भारत इतिहास क्लास 12 एनसीईआरटी का जो है पहला चैप्टर है, उपनिवेशवाद और देहात। उपनिवेशवाद किसे कहते हैं, तो भारत ब्रिटिश सरकार का उपनिवेशवाद रहा है। और उपनिवेशवाद एक साम्राज्यवाद का एक विस्तार का एक तरीका माना जाता है। और उपनिवेशवाद उसे कहते हैं जब एक शक्तिशाली देश किसी दूसरे देश पर राजनीतिक और आर्थिक अधिकार कर लेता है, तो उसे हम उपनिवेशवाद कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा देश था वो ब्रिटिश सरकार का एक उपनिवेश था। और उपनिवेशों से ही कच्चे माल की प्राप्ति करते थे, यहीं पर जो है अपनी संस्कृति का विकास किया और इसको एक बाजार के रूप में इस्तेमाल किया। ठीक है, किसको, उपनिवेशवाद को। तो इसी के बारे में बताया गया है डिटेल में। और इसको जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हमें आधुनिक भारत की चीज़ों के समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमें इस चैप्टर को बहुत अच्छे से देखने की जरूरत है। लिखा है कि हमें इस अध्याय में क्या क्या पढ़ना है। तो लिखा है कि इस अध्याय में आप यह देखेंगे कि औपनिवेशिक शासन का अर्थ उन लोगों के लिए क्या था जो देहात में रहते थे, मतलब जो गांव के क्षेत्र में रहते थे, देहात में रहते थे, उनके लिए उपनिवेश का क्या मतलब होता था अंग्रेजों के समय में। इस अध्याय के माध्यम से आप बंगाल के जमींदारों से मिलेंगे, उन राजमहल की पहाड़ियों की यात्रा करेंगे। राजमहल की पहाड़ी कहाँ है, तो ये झारखंड में है। ठीक है, जहाँ पहाड़ियाँ और संथाल लोग रहते थे। तो संथाल लोग कहाँ रहते थे, राजमहल की पहाड़ी में, और संथाल विद्रोह यहीं पे हुआ था। ठीक है, और फिर वहां से दक्कन की ओर आगे बढ़ेंगे, मतलब दक्षिण भारत की ओर। आप यह देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने देहात में अपना राज्य कैसे स्थापित किया था, मतलब गांव के क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पकड़ कैसे बनाई थी। हमें इस चैप्टर में यह भी पढ़ना है। आगे लिखा है अपने राजस्व नीतियों को कैसे इन्होंने क्रियान्वित किया, जैसे जमींदारी व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था उनकी थी। भिन्न भिन्न वर्गों के लोगों के लिए इन नीतियों का क्या मतलब था और उन्होंने रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे बदल दिया था। राज्य यानी सरकार द्वारा लागू किए गए कानूनों के जनसाधारण के लिए अनेक परिणाम होते थे। वह कुछ हद तक यह निर्धारित करते थे कि उन कानूनों के परिणाम स्वरूप कौन पहले से अधिक धनवान बनते हैं और कौन गरीब हो जाते हैं, किसे नई जमीन मिल जाती है और कौन अपनी उस जमीन को खो देता है जिस पर वह रहता है और गुजर बसर करता है। किसानों को जब पैसे की जरूरत पड़ती है तब वह वहाँ किसके पास जाते हैं, मतलब जो हमारे गांव के किसान होते थे, क्योंकि उसमें बैंक तो होता नहीं था, तो जब जरूरत पड़ती थी पैसे की तो किसके पास जाते थे, तो वो साहूकारों के पास जाते थे। ठीक है, आगे लिखा है तब वह कहाँ और किसके पास जाते थे। आप यह भी देखेंगे कि लोग कानूनों का पालन करने के लिए मजबूर होते हुए भी ऐसे कानून का विरोध करने से भी नहीं हिचकिचाते थे, मतलब कानून का पालन भी करते थे और गंदे कानून, जो खराब कानून होते थे समाज के लिए, देश के लिए, उसका विरोध भी करते थे और उससे पीछे नहीं हटते थे, जिसे वह अन्यायपूर्ण समझते थे। ऐसा करते समय लोग यह भी स्पष्ट करते का प्रयत्न करते थे कि कानून किस प्रकार लागू किए जाने चाहिए, और जो है इस प्रकार के वह उनके परिणामों में कुछ फेरबदल जो है कर देते थे। आगे लिखा है आप उन स्रोतों के बारे में भी जान पाएंगे जो हमें जो है इन इतिहासकारों के बारे में बताते हैं, साथ ही इन समस्याओं के बारे में भी जो भी इतिहासकारों के सामने इस संबंध में उपस्थित होती है। आप राजस्व अभिलेखों और सर्वेक्षणों, पत्र पत्रिकाओं और पर्यवेक्षकों और यात्रियों द्वारा छोड़े गए विवरणों और जांच
आयोगों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों के बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। तब इसमें विस्तृत मतलब जानकारी हमें मिलेगी कि ब्रिटिश शासन के दौरान क्या चीज़ें होती थीं और क्या क्या चीज़ें बदल करके हमारे शासन में लाई गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कपास जो है गांव से कपास जो है मंडी की ओर लाया जा रहा है, उसी को एक चित्र दिया गया है। यह न्यूज छापी गई थी लंदन न्यूज में 1861 में, लंदन न्यूज था उसमें इसको छापा गया था। इस कार्टून को जो है एक तरह से जो आप देख सकते हैं कि जो है किसान जो है गांव से जो है बैलगाड़ी पर लाद करके जो है मंडी में ला रहे हैं क्या, कपास। तो उसी चीज को यहाँ पर एक दिखाया गया है। और कपास जो है हमारे यहाँ से कच्चे माल के रूप में कहा जाता था, तो इंग्लैंड जाता था जहां पर बने बनाए कपड़े बनते थे। ठीक है, यहाँ लिखा है बंगाल और वहाँ के जमींदार। हम यहाँ याद रखना कि बंगाल में जमींदारी व्यवस्था लागू की गई थी, तो बंगाल और वहाँ के जमींदार, तो सबसे अधिक जमींदारी व्यवस्था का जो प्रभाव देखा गया वो बंगाल में ही देखा गया था। तो लिखा है जैसा कि आप जानते हैं कि औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम बंगाल में स्थापित किया गया था। मतलब यहीं से शासन व्यवस्था शुरू हुई थी। कहाँ से? बंगाल से, जब प्लासी का युद्ध हुआ था। यही वह प्रांत था जहां पर सबसे पहले ग्रामीण समाज को पुनर्व्यवस्थित करने और भूमि संबंधी अधिकारों की नई व्यवस्था तथा एक नई राजस्व प्रणाली स्थापित करने के प्रयत्न किए गए थे। आइए यह देखेंगे कि कंपनी शासन के प्रारंभिक वर्षों में बंगाल में क्या हुआ था। तो बंगाल से ही शासन व्यवस्था शुरू की गई कंपनी की, और बंगाल में जो है कैसे कैसे घटनाएं हुई और कैसे जो है घटनाओं से जो है वहाँ क्या क्या बदलाव लाए गए, इसके बारे में हम एक एक करके देखेंगे। लिखा है वर्धमान में की गई नीलामी की एक घटना। वर्धमान जो है कहाँ पर है? तो ये बंगाल का एक जिला है। तो लिखा है जो है 1797 में वर्धमान, आज के वर्धमान में एक नीलामी की गई। यह एक बड़ी सार्वजनिक घटना थी। नीलामी मतलब किसकी की गई? जो है जमींदारी व्यवस्था की। वर्धमान के राजा द्वारा आधारित अनेक महल भू संपदाएं बेचे जा रहे थे। 1793 में इस्तमरारी बंदोबस्त, याद रखना जमींदारी व्यवस्था को इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहते हैं, ये बात याद रखना, जमींदारी व्यवस्था को ही कहते हैं इस्तमरारी बंदोबस्त। इसी को मालगुजारी बंदोबस्त, इसी को जागीरदारी व्यवस्था, इसी को जो है इस्तमरारी व्यवस्था, इसी को परमानेंट सेटलमेंट व्यवस्था, सब इसी को कहते हैं। तो इस्तमरारी व्यवस्था को ही जमींदारी व्यवस्था कहते हैं। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में 1793 में लागू की गई थी, ये बात याद रखना। ठीक है, आगे लिखा है लागू हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व की राशि निश्चित कर दी थी जो प्रत्येक जमींदार को अदा करनी होती थी। मतलब जो जमींदार होता था वो किसानों से राजस्व वसूलता था और ला करके ईस्ट इंडिया कंपनी के खजाने में जमा करता था। जो जमींदार अपनी निश्चित राशि नहीं चुका पाते थे उनसे राजस्व वसूल करने के लिए उनकी संपदाएं नीलाम कर दी जाती थी। मतलब ये हुआ, अगर कोई जमींदार है और अगर तय समय पर अब वो जो है भू राजस्व वसूली का पैसा ईस्ट इंडिया कंपनी में नहीं जमा करता था, तो उसकी जमींदारी उससे ले करके नीलाम कर दी जाती थी और बोली लगाई जाती थी, तो कोई दूसरा व्यक्ति उस जमींदारी को ले लेता था। तो यहाँ सूर्यास्त का नियम लागू था। ठीक है, ये बात याद रखना। तो जमींदारी व्यवस्था में सूर्यास्त का नियम लागू था। अगर सूर्यास्त तक, जिस दिन डेट तय की गई है, सूर्यास्त तक अगर आपने भू राजस्व नहीं जमा किया कंपनी के पास, तो जमींदारों से जमींदारी ले ली जाती थी। ये वर्धमान की एक घटना थी बंगाल की, उसी चीज को यहाँ पर बताया गया है। तो सूर्यास्त का नियम किसमें लागू था? जमींदारी व्यवस्था में। ठीक है, आगे लिखा है चूंकि वर्धमान के राजा पर राजस्व की बड़ी भारी रकम बकाया थी, इसीलिए उनकी संपदाएं नीलाम जो है की जाने वाली थी। मतलब ये हुआ कि जो वर्धमान के राजा थे वो जमींदार थे और उन्होंने जो है भू राजस्व नहीं जमा किया, किसानों से वसूल तो लिया लेकिन जमा नहीं किया। उसी को लेके उनकी नीलामी की गई और उनकी जो है जमींदारी उनसे छीन ली गई। आगे लिखा है नीलामी में बोली लगाने के लिए अनेक खरीदार आए थे और संपदाएं महल सबसे पहले ऊंची बोली लगाने वालों में बेच दी गई। लेकिन कलेक्टर को तुरंत ही इस सारी कहानी में एक अजीब पेच दिखाई दे गया। उसे जानने में आया कि उसमें से अनेक खरीदार राजा के अपने ही नौकर या एजेंट थे। मतलब जब राजा जो कलेक्टर था जो नीलामी करा रहा था, तो उसने ये देखा कि जो जमींदार हैं उन्हीं के लोग जो है जमींदारी खरीद रहे हैं। इसका मतलब है कि राजा के पास जमींदारी बनी रहनी चाहिए। तो उसने ये गड़बड़ी को देखा कि उन्हीं के एजेंट हैं, नौकर हैं, किसके? उन्हीं राजा के, वर्धमान के, जिनकी नीलामी हो रही है, जिनकी जमीन की उन्हीं के लोग हैं। तो उसको एक गड़बड़ी दिखाई दी और उन्होंने राजा की ओर से ही जमीनी को खरीदा था। नीलामी में 95% से अधिक बिक्री फर्जी थी।
वैसे तो राजा की जमीनें खुलेआम तौर पर बेची गई थी, पर उनकी जमींदारी का नियंत्रण उसी के हाथों में रहा था। मतलब वो समझ सकते हैं कि कितना भ्रष्टाचार था। राजा कंपनी को राजस्व क्यों नहीं अदा कर पाता था? तो नीलामी में खरीदार कौन थे, या कहानी उस समय पूर्वी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हो रहा था, इसके बारे में हमें क्या जो है बताती है। तो इस सब के बारे में सारे क्वेश्चन हमें एक एक करके यहाँ पर मिलते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं वर्धमान के राजा के डायमंड हार्बर रोड पर कलकत्ता स्थित उनका एक महल था। ये महल वही दिखाया गया है जो इनकी जमींदारी को जो है नीलाम किया गया था। ठीक है, यहाँ राजा शब्द का प्रयोग अक्सर शक्तिशाली जमींदारों के लिए किया जाता था। तो यहाँ जो राजा शब्द का इस्तेमाल जहां जहां भी हुआ है वो सब किसके लिए हुआ है? तो वो सब जमींदार के लिए हुआ है। ये बात याद रखना, उस समय जमींदार को राजा ही कहते थे। ठीक है, वहां स्थानीय स्तर पे, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। लिखा है अदा न किए गए राजस्व की समस्या। जो किसानों से जो है राजस्व इकट्ठा किया था उसको उन्होंने जमा ही नहीं किया। कहाँ पर? कलेक्टरी में, जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी का खजाना था। तो लिखा है अकेले वर्धमान राज्य की जमीनें ही ऐसी संपदाएं नहीं थी जो 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में बेची गईं। इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद 75% से अधिक जमींदारियां हस्तांतरित कर दी गई। मतलब बहुत सारे 75% जमींदारों से जमींदारी छीन ली गई थी, क्योंकि वो समय पर भू राजस्व जमा नहीं करते थे किसानों से वसूलने के बाद भी। ब्रिटिश अधिकारी यह आशा करते थे कि इस मरारी बंदोबस्त लागू किए जाने से वह सभी समस्याएं हल हो जाएंगी जो बंगाल की विजय के समय से ही उनके समक्ष उपस्थित हो रही थी। 1770 के दशक तक आते आते बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजरने लगी, क्योंकि बार बार अकाल पड़ रहे थे और खेती की पैदावार घटती जा रही थी। अधिकारी लोग ऐसा सोचते थे कि खेती, व्यापार और राज्य के राजस्व संसाधन तब सभी विकसित किए जा सकेंगे जब कृषि में निवेश को प्रोत्साहन दिया जाए। मतलब कृषि में जब तक निवेश नहीं करेंगे तब तक हम राजस्व वृद्धि नहीं कर सकते हैं, और ऐसा तभी किया जा सकेगा जब संपत्ति के अधिकार प्राप्त कर लिए जाएं और राजस्व मांग की दरों को अस्थायी रूप से तय कर लिया जाए। यदि राज्य सरकार की राजस्व मांग अस्थायी रूप से निर्धारित कर दी गई तो कंपनी राजस्व की नियमित प्राप्ति की आशा कर सकेगी और उद्यमकर्ता भी अपने पूंजी निवेश से एक निश्चित लाभ कमाने की उम्मीद रख सकेंगे। ठीक है, तो इससे यह समस्या उत्पन्न हुई। लिखा है क्योंकि राजा अपने दावे में वृद्धि करके लाभ की राशि नहीं छीन सकेगा। मतलब राजा जो है इससे लाभ कमाता था, तो ये समस्या हुई। अधिकारियों को यह आशा थी कि इस प्रक्रिया से छोटे किसानों और धनी भूस्वामियों का एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हो जाएगा जिसके पास कृषि में सुधार करने के लिए पूंजी और उद्यम दोनों होंगे। मतलब अंग्रेजों का ये उद्देश्य था कि जमींदारी व्यवस्था लागू करने से जो छोटे किसान हैं उनको लाभ होगा और जमींदारी व्यवस्था से जमीन को जो है अच्छा किया जा सकेगा। उद्देश्य तो ये था, लेकिन उद्देश्य ऐसा हो नहीं पाया। उन्हें यह भी उम्मीद थी कि ब्रिटिश शासन से पालन पोषण और प्रोत्साहन पाकर यह वर्ग कंपनी के प्रति वफादार बना रहेगा। तो उनको यह आशा थी कि जो किसान, छोटे किसान हैं और जो भूस्वामी हैं, अगर उनके लिए हम कुछ काम कर देंगे तो हमारे स्वामी भक्त बन जाएंगे, और स्वामी भक्त बन जाएंगे तो हमारे लिए वफादारी का काम करेंगे, हमारे लिए गुप्तचरी का काम करेंगे। ठीक है, तो याद रखना, ये भी याद रखना कि जो जमींदारी व्यवस्था थी उसमें एक चीज ये भी था कि जमींदारी व्यवस्था में जमींदारों को एक काम और दिया गया था कि तुम्हें गुप्तचरी का भी काम करना है, और जो क्रांतिकारी लोग कहीं छुपे हैं तो उनके बारे में बताना भी है। आगे लिखा है लेकिन समस्या यह पता लगने की थी कि वह कौन से व्यक्ति हैं जो कृषि में सुधार करने के साथ साथ राज्य को निर्धारित राजस्व अदा करने का जो है ठेका ले सकेंगे। कंपनी के अधिकारियों के बीच परस्पर लंबे विवाद के बाद कंपनी के राजाओं और तालुकदारों के साथ इस मरारी बंदोबस्त लागू किया गया था। ये बात याद रखना। तो इस मरारी बंदोबस्त जिसे हम जमींदारी व्यवस्था कहते हैं, ये राजाओं और सबसे जो है विचार विमर्श करने के बाद इसको लागू किया गया था 1793 में। अब उन्हें जमींदारी के रूप में वर्गीकृत किया गया और उन्हें सदा के लिए एक निर्धारित राजस्व मांग को अदा करना होता था। ठीक है, तो 100 रुपए का 89 पैसा इनको जमा करना था अंग्रेजों के पास और 11 रुपए अपने पास रखना होता था जमींदारों को। इस परिभाषा के अनुसार जमींदार गांव में भूस्वामी नहीं था, बल्कि वह राज्य का राजस्व समाहर्ता यानी संग्राहक मात्र था। तो जमींदार जो होता वो जमीन का मालिक नहीं होता था। जमीन का मालिक तो अंग्रेज होते थे, लेकिन उसका काम क्या था कि भू राजस्व इकट्ठा करो और ला करके तुम जमा कर दो, यही उनका काम था।
आगे लिखा है जमींदारों के नीचे अनेक जो है कभी कभी तो 400 तक गांव होते थे। मतलब एक जमींदार के अंतर्गत लगभग 400 गांव होते थे और 400 गांव की जमींदारी मतलब भू राजस्व वसूल करते थे। कंपनी के हिसाब से एक जमींदार के भीतर आने वाले गांव मिलकर एक राजस्व संपदा का रूप ले लेते थे। कंपनी समस्त संपदा पर कुल मांग निर्धारित करती थी। तदुपरांत जमींदार यह निर्धारित करता था कि भिन्न भिन्न गांवों से राजस्व की कितनी कितनी मांग पूरी करनी होगी और फिर जमींदार उन गांवों से निर्धारित राजस्व राशि इकट्ठा करता था और जमींदार से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह कंपनी को नियमित रूप से राजस्व राशि अदा करेगा और यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो उसकी जो है संपदा नीलाम कर दी जाएगी। अगर वो भू राजस्व समय पर नहीं जमा करेगा इकट्ठा करके तो उसकी जो है जमींदारी लेकर के किसी दूसरे व्यक्ति को दे दी जाएगी। ये बात याद रखना। यहाँ लिखा है ये जो फोटो है ये चार्ल्स कॉर्नवालिस का है, ठीक है, ये चार्ल्स कॉर्नवालिस का है और ये जो है उस समय का है, याद रखना। कॉर्नवालिस जो था इसकी जो कब्र है ये गाजीपुर में है और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कॉर्नवालिस ब्रिटिश सेना का कमांडर था अमेरिका में, ठीक है। जब 1793 में बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया गया था उस समय कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल था। ये बात याद रखना। तो बंगाल का गवर्नर जनरल उस समय था जब कॉर्नवालिस ने 1793 में इस्तेमारी बंदोबस्त अर्थात जो है जमींदारी व्यवस्था को लागू किया था। ये बात याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है राजस्व जो है राजस्व राशि के भुगतान में जमींदार क्यों चूक जाते थे, ठीक है। जो राजस्व राशियां होती थी जमींदार क्यों नहीं जमा कर पाते थे, कारण क्या था। कंपनी के अधिकारियों का यह सोचना था कि राजस्व मांग निर्धारित किए गए जाने से जमींदारों में सुरक्षा का भाव उत्पन्न होगा और वह अपने निवेश पर प्रतिफल प्राप्त करने की आशा से जो है प्रेरित होकर के अपनी संपदाओं में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। ये मतलब आशा किसको थी, कंपनी के अधिकारियों को। किंतु इस मरारी बंदोबस्त के बाद कुछ प्रारंभिक दशकों में जमींदार अपनी राजस्व मांग को अदा करने में बराबर कोताही करते रहे, मतलब जमा ही नहीं करते थे, जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व की बकाया रकमें क्या हो गई, बढ़ती चली गई। तो ये जमा तो करते, ये वसूल तो लेते थे लेकिन जमा नहीं करते थे। ताल्लुकदार किसे कहते हैं, तो लिखा है ताल्लुकदार का शाब्दिक अर्थ है वह व्यक्ति जिसके साथ ताल्लुक यानी संबंध हो। आगे चलकर ताल्लुक का अर्थ होता था क्षेत्रीय इकाई हो गया। तो ताल्लुकदार एक तरह के जमींदार होते थे, ये भी भू राजस्व वसूलते थे, खास करके उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में। आगे लिखा है जमींदारों की इस जो है असफलता के कई कारण थे। जमींदार भू राजस्व क्यों नहीं जमा करते थे, इसके पीछे कई कारण है। पहला कारण क्या है, प्रारंभिक मांगे बहुत ऊंची थी, क्योंकि ऐसा महसूस किया गया था कि यदि मांग को आने वाले संपूर्ण समय के लिए निर्धारित किया जा रहा है तो आगे चल करके कीमतों में बढ़ोतरी होने और खेती का विस्तार होने से आय में वृद्धि हो जाने पर कंपनी उस वृद्धि में अपने हिस्से का दावा कभी नहीं कर सकेगी। मतलब उनको ये शंका थी कि हम मानो हम जमींदारों जमीन का जो है अच्छा बना दें लेकिन अंग्रेज हमें जो है उसका प्रतिफल नहीं देंगे। इस प्रत्याशित हानि को कम से कम स्तर पर रखने के लिए कंपनी ने राजस्व मांग को ऊंचे स्तर पर रखा और इसके लिए दलील भी दी गई कि जो जो कृषि के उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी कीमतें बढ़ती जाएंगी। कहने का मतलब यह था कि किसानों के लिए जो टैक्स वसूल करना था वो निश्चित नहीं था कि जो जो कृषि उत्पादन बढ़ेगा त्यों तो आपको जो है भू राजस्व बढ़ा होकर के देना ही पड़ेगा। जमींदारों को का बोझ स्नेह स्नेह कम होता जाएगा, ये जो है व्यवस्था थी। दूसरा समस्या क्या थी, यह ऊंची मांग 1790 के दशक में लागू की गई थी जब कृषि की उपज की कीमतें नीची थीं, जिससे रैयत मतलब होता है किसानों के लिए जमींदार को उनकी देय राशियां चुकाना मुश्किल था। जब जमींदार स्वयं किसानों से राजस्व इकट्ठा नहीं कर सकता था तो वह आगे कंपनी को अपनी निर्धारित राजस्व राशि कैसे अदा कर सकता था, यह भी कारण था। तीसरा, राजस्व असमान था। फसल अच्छी हो या खराब राजस्व का ठीक समय पर भुगतान जरूरी था। वस्तुतः सूर्यास्त विधि कानून के अनुसार यदि निश्चित तारीख को सूर्य अस्त होने तक भुगतान नहीं किया जाता है तो जमींदारी को नीलाम कर दिया जा सकता है, ये मैंने आपको बताया था। तो इसमें जमींदारी व्यवस्था भी लागू थी। चौथा है इस्तेमारी बंदोबस्त ने प्रारंभ में जमींदार की शक्ति को
रैयत के से राजस्व इकट्ठा करने और अपनी जमींदारी का प्रबंध करने तक ही सीमित कर रखा था। ये भी एक कारण था जिस कारण से जमींदार पैसा नहीं देते थे। अब है आपका कंपनी। तो आगे है कि कंपनी जमींदार को पूरा महत्व देती थी, पर वह उन्हें नियंत्रित तथा विनियमित करना और उनकी सत्ता को अपने बस में करना और उनकी स्वायत्तता को सीमित करना भी चाहती थी। मतलब कंपनी चाहती थी कि जमींदार को हम महत्व देंगे क्योंकि जमींदार हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन वो जो है उनको नियंत्रित और नियमित भी करती थी कि जिससे वो शक्तिशाली ना होने पाए। फलस्वरूप जमींदारों की सैन्य टुकड़ियों को भंग कर दिया गया। मतलब जो जमींदार सैन्य टुकड़ी रखते थे उसको भंग कर दिया गया। अंग्रेजों को यह शंका हुई कि कल का जमींदार हमारे ऊपर आक्रमण न करने पाए। सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया और उनकी कचहरियों को कंपनी द्वारा नियुक्त कलेक्टर की देखरेख में रख दिया गया। जमींदारों से स्थानीय न्याय और स्थानीय पुलिस की व्यवस्था करने की शक्ति छीन ली गई। मतलब जमींदार यही सब काम करते थे, वो भी सब ले लिया गया, पुलिस व्यवस्था भी। समय के साथ साथ कलेक्टर का कार्यालय सत्ता के एक जो है वैकल्पिक केंद्र के रूप में उभर आया और जमींदार के अधिकार को पूरी तरह सीमित और प्रतिबंधित कर दिया गया। एक मामले में तो यहाँ तक हुआ कि जब राजा राजस्व का भुगतान नहीं कर सका तो एक कंपनी अधिकारी को तुरंत इस स्पष्ट अनुदेश के साथ उसकी जमींदारी में भेज दिया गया कि जिले का पूरा कार्यभार अपने हाथ में ले लो। ठीक है। और राजा और उसके अधिकारियों के संपूर्ण प्रभाव और प्राधिकार को खत्म कर देने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली कदम उठाओ, यह आदेश दिया गया एक अधिकारी को। राजस्व इकट्ठा करने के समय जमींदार का एक अधिकारी, जिसे आमतौर पर अमला कहते थे, गांव में आता था। लेकिन राजस्व संग्रहण एक परिवार्षिक समस्या थी। कभी कभी तो खराब फसल और नीची कीमतों के कारण किसानों के लिए अपनी देय राशि का भुगतान कर पाना बहुत ही कठिन होता था। तो किसान जो है कभी कभी समय पर दे ही नहीं पाते थे भू राजस्व। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि रैयत मतलब किसान जानबूझकर भुगतान में देरी कर देते थे। धनवान रैयत जो धनवान किसान होते थे और गांव के मुखिया, जोतदार और मंडल जमींदारों को परेशानी में देखकर बहुत खुश होते थे। उनको ये लगता था कि किसान इस कारण भी जमींदारी वो भू राजस्व नहीं देते थे कि जब हम नहीं देंगे तो किसान जमींदार क्या होगा, तो जमींदार की जमींदारी छीन ली जाएगी। वो बात उनको बड़ा मजा आता था क्योंकि जमींदार आसानी से उन पर अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। जमींदार बाकी दारों पर मुकदमा तो चला सकता था मगर न्यायिक प्रक्रिया लंबी होती थी। 1798 में अकेले वर्धमान जिले में ही राजस्व भुगतान के बकाया से संबंधित 30,000 से अधिक वाद लंबित थे। तो इतने मुकदमे हो गए थे उसी समय, जिस समय इतने लोगों ने, जमींदारों ने भू राजस्व नहीं दिया या किसानों ने भू राजस्व भी नहीं दिया। तो जमींदारी व्यवस्था के ये सब कुछ कारण थे, कुछ प्रभाव थे, इनके बारे में डिटेल में बताया गया। इसको बहुत अच्छे से वीडियो देखना है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है जोतदारों का उदय। जो जोतदार होते थे, जो खेती में जुताई करते थे, खेती करते थे, उन्हें हम जोतदार कहते हैं। तो लिखा है 18वीं शताब्दी के अंत में जहां एक और अनेक जमींदार संकट की स्थिति से गुजर रहे थे, वहीं दूसरी ओर धनी किसानों के कुछ समूह गांव में अपनी स्थिति मजबूत कर रहे थे। मतलब ये भी था कि जिस समय जमींदार संकट से गुजर रहे थे तो कुछ बहुत सारे धनी जो किसान थे वो अपनी स्थिति गांव में मजबूत कर रहे थे। फ्रांसिस बुकानन ने उत्तरी बंगाल के दिनाजपुर जिले के सर्वेक्षण में हमें धनी किसानों के इस वर्ग का, जिन्हें जोतदार कहा जाता था, जो है विशद विवरण देखने को मिलता है। क्या था विवरण? लिखा है 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक आते आते जोतदारों ने जमीन के बड़े बड़े रकबे, जो कभी कभी तो कई हजार एकड़ में फैले थे, अर्जित कर लिए थे। स्थानीय व्यापार और साहूकार के कारोबार पर भी उनका नियंत्रण था और इस प्रकार वह उस क्षेत्र के गरीब काश्तकारों पर व्यापक शक्ति का प्रयोग करते थे। उनकी जमीन का काफी बड़ा भाग बटाईदार होकर खेती करते थे के माध्यम से जोता जाता था, जो खुद अपने हल लाते थे और खेत में मेहनत करते थे और फसल के बाद उपज का आधा हिस्सा जोतदारों को दे देते थे। मतलब यह हुआ कि बहुत सारे लोग आधिया पे खेती करते थे। ठीक है, कि आधा हमारा और आधा आपका, की जमीन जोतदारों की होती थी। और जोतदार किसे कहते थे? जो गांव के बड़े किसान होते थे। गांव में जोतदारों
की शक्ति जमींदारों की ताकत की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होती थी, मतलब जमींदारों से ज्यादा प्रभावशाली होते थे गांव में। जमींदार के विपरीत जो शहरी इलाकों में रहते थे, जोतदार गांव में ही रहते थे। जमींदार शहरों में रहते थे लेकिन उनकी पकड़ कम रहती थी, जबकि जोतदार गांव में रहते थे तो उनकी पकड़ ज्यादा रहती थी। और गरीब ग्रामवासियों के काफी बड़े वर्ग पर सीधे नियंत्रण इनका प्रयोग करते थे। जमींदारों द्वारा गांव की जमा लगान को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों का वे घोर प्रतिरोध करते थे। जो जोतदार बड़े किसान होते थे वो जमींदारों का विरोध भी करते थे जब वो लगान की मात्रा बढ़ा देते थे। जमींदारी अधिकारों को अपने कर्तव्यों का पालन करने से रोकते थे। जो रैयत उन पर निर्भर रहते थे उन्हें वे अपने पक्ष में एकजुट करते थे और जमींदार को राजस्व के भुगतान में जानबूझकर देरी करा देते थे। कौन? जोतदार। मतलब जोतदार और जमींदार आपस में क्या हो गए, एक तरह से प्रतिद्वंदी हो गए थे। सच तो यह है कि जब राजस्व का भुगतान न किए जाने पर जमींदारी को नीलाम किया जाता था तो अक्सर जोतदार ही उन जमीनों को खरीद लेते थे। ठीक है, इसीलिए वो अक्सर भू राजस्व नहीं देते थे जमींदारों को। ठीक है, इन्हीं जमींदारों की रक्षा के लिए ही लैंड होल्डर सोसाइटी बनाया था जो है द्वारकानाथ टैगोर ने। ठीक है, आगे लिखा है उत्तरी बंगाल में जोतदार जो है सबसे अधिक शक्तिशाली थे। हालांकि धनी किसान और गांव के मुखिया लोग भी बंगाल के अन्य भागों के देहाती इलाकों में प्रभावशाली बनकर उभरे थे। कुछ जगहों पर उन्हें जो है हवलदार कहा जाता था और कुछ अन्य स्थानों पर वो गाटीदार या मंडल कहलाते थे। उनके उदय से जमींदारों के अधिकारों का कमजोर होना अस्वाभाविक था। तो याद रखना, जमींदार इसीलिए कमजोर होते चले गए क्योंकि गांव में अलग अलग वर्गों का विकास हो गया। यह लिखा है एक कंपनी राज था। जमींदार अनेक गांवों पर नियंत्रण रखता था, रैयत से भू राजस्व इकट्ठा करता था और रिकमी रैयत होते थे। जोतदार जो गांव का सबसे धनी वर्ग होता था और वो रिकमी रैयत उसके अधीन होते थे। तो ये व्यवस्था थी उस समय ग्रामीण क्षेत्रों में। इसी चीज को यहाँ पर समझाया गया है। ठीक है, यहाँ आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुछ चीजें और दिया गया है। एक चित्र यहाँ दिया गया है। ये चित्र है जो है जोतदारों का और गांव के लोगों का। जो गांव के किसान थे तो जोतदारों के घर इतने बड़े बड़े होते थे, उसी चीज को ये मैप पे दिखाया गया, वहीं यहाँ पर लिखा भी गया है, ये बताया गया है। ठीक है, जोतदारों और साहूकारों के ऐसे ही घर होते थे। ठीक है, उसी का एक चित्र यहाँ पर पेश किया गया है। आगे यहाँ पे है जो है ये दिनाजपुर के जोतदार। दिनाजपुर कहाँ है? बंगाल में है। तो बुकानन एक यात्री था, उसने बताया है इनके बारे में कि बुकानन ने बताया कि उत्तरी बंगाल के दिनाजपुर जिले के जोतदार जिस प्रकार जमींदार के अनुशासन का प्रतिरोध और उनकी शक्ति की अवहेलना किया करते थे, ये उसी के बारे में एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, उसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। ठीक है, आगे लिखा है जमींदारों की ओर से प्रतिरोध। याद रखना, जब जोतदार जमींदारों का विरोध करते थे तो जमींदार भी प्रतिरोध करते थे। किसका? जोतदारों का। तो लिखा है किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में जमींदारों की सत्ता समाप्त नहीं हुई। राजस्व की अत्यधिक मांग और अपनी भू संपदा की संभावित नीलामी की समस्या से निपटने के लिए जमींदारों ने इन दबावों के से उभरने के रास्ते निकाल लिए। इन संदर्भों में नई रणनीति बना ली गई। याद रखना, जमींदारों ने क्या क्या रणनीति अपनाई उसको बताया गया है। लिखा है फर्जी बिक्री एक ऐसी ही जो है तरकीब थी, तरीका था जिसमें कई तरह के जो हथकंडे अपनाए जाते थे। फर्जी बिक्री में वर्धमान के राजा ने पहले तो अपनी जमींदारी का कुछ हिस्सा अपनी माता को दे दिया, क्योंकि कंपनी ने यह निर्णय ले रखा था कि स्त्रियों की संपत्ति को नहीं छीना जाएगा। तो राजा अपनी जमींदारी बचाने के लिए कुछ जमीन अपनी माता को दे दिया। ये भी एक फर्जी बिक्री का तरीका था। फिर दूसरे कदम के तौर पर जो है उसके एजेंटों ने नीलामी की प्रक्रिया में जोड़-तोड़ किया। कंपनी की राजस्व मांग को जानबूझकर रोक दिया गया, भुगतान ना की गई, बकाया राशि बढ़ती गई। जब भू संपदा का कुछ हिस्सा नीलाम किया गया तो जमींदार के आदमियों ने ही अन्य खरीदारों के मुकाबले ऊंची ऊंची बोलियां लगा के संपत्ति को खरीद लिया। मतलब उन्हीं के लोगों ने यह सब काम किया। आगे चल करके उन्होंने खरीद की राशि को अदा करने से इनकार कर दिया। इसीलिए उस भू संपदा को फिर से बेचना पड़ा। एक बार फिर जमींदार के एजेंट
जो एजेंटों ने ही उसे खरीद लिया और फिर एक बार जमीन की रकम नहीं अदा की गई और इसीलिए एक बार फिर नीलामी करनी पड़ी। मतलब ये प्रक्रिया लगातार चलती रही। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती रही और अंतोगत्वा राज और नीलामी के समय बोली लगाने वाले थक गए। जब किसी ने भी बोली नहीं लगाई तो उस संपदा को नीची कीमत पर फिर जमींदार को ही बेच दिया गया। मतलब उसी जमींदार को बेच दिया गया जब कोई बोली नहीं लगाया। क्यों ऐसा? क्योंकि सारे व्यक्ति कौन थे? जमींदार के ही लोग थे। जमींदार कभी भी राजस्व की पूरी मांग नहीं अदा करता था। इस प्रकार कंपनी कभी कभार ही किसी मामले में इकट्ठी हुई बकाया राजस्व की राशियों को वसूल कर पाती थी। मतलब समस्या एक बहुत बड़ी थी उनके लिए, कंपनी के लिए, कि जमींदारों से पैसा निकाल पाना बड़ा कठिन काम था। ऐसे सौदे बड़े पैमाने पर हुए। सन 1793 से लेकर के 1801 के बीच में बंगाल की 4 बड़ी जमींदारियों ने, जिसमें वर्धमान की जमींदारी भी एक थी, अनेक बेनामी खरीदारियां की गईं, जिससे कुल मिलाकर के 30 लाख रुपए की प्राप्ति हुई। नीलामियों में ही की गई कुल बिक्रियों में से 15% सौदे नकली थे। जब उसमें नीलामी होती थी उन्हीं के लोग वही उसको खरीद लेते थे। जमींदार लोग और भी कई तरीकों से अपनी जमींदारी को छीनने से बचा लेते थे। जब कोई बाहरी व्यक्ति नीलामी में कोई जमीन खरीद लेते थे तभी उन्हें हर मामले में उसका कब्जा नहीं मिलता था। मतलब जमींदारी तो ले लिया लेकिन कब्जा नहीं मिल पाता था क्योंकि जमींदार बहुत मजबूत होता था। कभी कभी तो पुराने जमींदार के जो है लठियाल मतलब नए खरीदार के लोगों को मारपीट करके भगा देते थे। वो लाठी लेकर के उनकी सुरक्षा करते थे और उनको मार के भगा देते थे। और कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि पुराने रैयत बाहरी लोगों को, यानी नए खरीदार के लोगों को, जमीन में घुसने ही नहीं देते थे। कौन? किसान लोग। वह अपने आप को पुराने जमींदार से जुड़ा हुआ महसूस करते थे भावनात्मक रूप से और उसी के प्रति वफादार बने रहते थे और यह मानते थे कि पुराना जमींदार ही उनका अन्नदाता है और वह उसकी प्रजा है। जमींदारी की बिक्री से उनके जो है तादाम्य और गौरव को धक्का पहुंचता था, इसीलिए जमींदार आसानी से विस्थापित नहीं किए जा सकते थे। यह भी एक समस्या थी कंपनी के सामने। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में कीमतों में मंदी की स्थिति समाप्त हो गई। इसीलिए जो जमींदार 1790 के दशक की जो है तकलीफों को झेलने में सफल हो गए, उन्होंने अपनी सत्ता को सुदृढ़ बना लिया और राजस्व के भुगतान संबंधी नियमों को भी कुछ लचीला बना दिया गया। फलस्वरूप गांवों पर जमींदारों की सत्ता और अधिक मजबूत हो गई। लेकिन आगे चल के 1930 के दशक की घोर मंदी की हालत में अंततः जमींदारों का भट्टा बैठ गया और जोतदारों ने देहात में अपने आप पांव मजबूत कर लिए, तो जमींदार कमजोर हो गए 1930 के मंदी के बाद और जोतदार मजबूत हो गए। ये भी एक कॉन्सेप्ट समझना होगा। आगे लिखा है 5वीं रिपोर्ट। लिखा है 5वीं रिपोर्ट क्या है? तो लिखा है, ये रिपोर्ट याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्या है? हम जिन परिवर्तनों पर चर्चा कर रहे हैं उनमें से बहुत से परिवर्तनों का विस्तृत विवरण एक रिपोर्ट में दिया गया जो सन 1813 में ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी। यह उन रिपोर्टों में से 5वीं रिपोर्ट थी जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और क्रियाकलाप के विषय में तैयार की गई थी। अक्सर 5वीं रिपोर्ट के नाम से उल्लिखित यह रिपोर्ट जो है 1002 पृष्ठों की थी। इसके 800 से अधिक पृष्ठ परिशिष्टि के थे जिनमें जमींदारों और रैयतों की अर्जियां, भिन्न भिन्न जिलों के कलेक्टरों की रिपोर्ट जो है, राजस्व जो है विवरण से संबंधित सांख्यिकी तालिकाएं और अधिकारियों द्वारा बंगाल और मद्रास के राजस्व और न्यायिक प्रशासन पर लिखित टिप्पणियां शामिल थी। इतनी बड़ी रिपोर्ट थी। कंपनी ने 1760 के दशक के मध्य में जब से बंगाल में अपने आप को स्थापित किया, मतलब प्लासी के युद्ध के बाद, तभी से इंग्लैंड में उनके क्रियाकलापों पर बारीकी से नजर रखी जाने लगी। मतलब कंपनी के हर कदम पे जो है संसद वहां पर नजर रख रही थी। कहां पर? लंदन में। और उन पर चर्चा की जाती थी। ब्रिटेन में बहुत से ऐसे समूह भी थे जो भारत और चीन के साथ व्यापार कर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार का विरोध कर रहे थे, क्योंकि कंपनी हमारे यहाँ एकाधिकार, मतलब यही कंपनी ही व्यापार कर रही थी, उसका एकाधिकार था। तो इंग्लैंड में बहुत से लोग इसका विरोध भी कर रहे थे। ठीक है, आगे लिखा है, वह चाहते थे कि उस शाही फरमान को रद्द कर दिया जाए जिसके तहत इस कंपनी को यह एकाधिकार दिया गया। वह चाहते थे कि कंपनी अकेले व्यापार न करे, भारत में सबको व्यापार मिले। ऐसे निजी व्यापारियों की संख्या बढ़ती जा रही थी और भारत के साथ होने वाले व्यापार में हिस्सा लेना चाहते थे और भी लोग।
और ब्रिटेन के उद्योगपति ब्रिटिश विनिर्माताओं के लिए भारत का बाजार खुलवाने के लिए उत्सुक थे। कई राजनीतिक समूहों का तो यह कहना था कि बंगाल पर मिली विजय का लाभ केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही मिल रहा है, सबको नहीं मिल रहा है, अर्थात पूरे ब्रिटिश राष्ट्र को नहीं मिल रहा है। मतलब कंपनी के ऊपर विरोध आरोप लगाया गया। कंपनी के कुशासन और अव्यवस्थित प्रशासन के विषय में प्राप्त सूचना पर ब्रिटेन में गर्मागर्म बहस छिड़ गई और कंपनी के अधिकारियों के लोभ, लालच और भ्रष्टाचार की घटनाओं को ब्रिटेन के समाचार पत्रों में व्यापक रूप से उछाला गया। ब्रिटिश संसद ने भारत में कंपनी के शासन को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में अनेक अधिनियम पारित किया और कंपनी को बाध्य किया गया कि वह भारत के प्रशासन के विषय में नियमित रूप से अपनी रिपोर्ट भेजा करे और कंपनी के कामकाज की जांच के लिए कई समितियां भी नियुक्त की गई। ठीक है, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए आगे लिखा है की गई। पांचवी रिपोर्ट यह ऐसी ही रिपोर्ट है जो एक परवश समिति द्वारा तैयार की गई थी। यह रिपोर्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के स्वरूप पर ब्रिटिश संसद में गंभीर वाद विवाद का आधार बनी। तो पांचवी रिपोर्ट कंपनी के जो है खिलाफ आई थी, याद रखना, और कंपनी के लिए ही बनाई गई थी, कंपनी की गतिविधियों की जांच करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा। 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में ग्रामीण बंगाल में क्या हुआ, इसके बारे में हमारी अवधारणा लगभग जो है 1.5 शताब्दी तक पांचवी रिपोर्ट के आधार पर ही बनती सुधरती रही। पांचवी रिपोर्ट में उपलब्ध साक्ष्य बहुमूल्य हैं, लेकिन ऐसी ही सरकारी रिपोर्टों को सावधानी पूर्वक पढ़ना और समझना चाहिए। हमें यह जानने की जरूरत है कि यह रिपोर्ट किसने और किस उद्देश्य से लिखी। वास्तव में आधुनिक शोधों से पता चलता है कि पांचवी रिपोर्ट में दिए गए तर्कों और साक्ष्यों को बिना किसी आलोचना के स्वीकार नहीं किया जा सकता था, मतलब इसका कई बार विरोध किया गया। शोधकर्ताओं ने ग्रामीण बंगाल में औपनिवेशिक शासन के बारे में लिखने के लिए बंगाल के अनेक जमींदारों के अभिलेखागारों और जिलों के स्थानीय अभिलेखों की सावधानीपूर्वक जांच की। उसने पता चला कि पांचवी रिपोर्ट लिखने वाले कंपनी के कुशासन की आलोचना करने पर तुले हुए थे। मतलब जब पांचवी रिपोर्ट तैयार की गई तो जो लोग भारत में कंपनी से खुश नहीं थे, उन्होंने लोगों ने ही कंपनी के बारे में गलत जानकारी इंग्लैंड तक पहुंचा दी। इसीलिए पांचवी रिपोर्ट में परंपरागत जमींदारी सत्ता का पतन का वर्णन अतिरंजित है और जिस पैमाने पर जमींदार लोग अपनी जमीन मतलब खोते जा रहे थे उसके बारे में भी बढ़ा चढ़ा करके कहा गया। जैसा कि हमने देखा है, जब जमींदारियां नीलाम की जाती थी तो जमींदार नए नए हथकंडे अपना करके अपनी जमींदारी को बचा लेते थे और बहुत कम मामलों में विस्थापित होते थे। तो ये बात याद रखना कि ये पांचवी रिपोर्ट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, जिसके बारे में यहाँ बताया गया है। यहाँ लिखा भी है पांचवी रिपोर्ट के मतलब पांचवी रिपोर्ट में क्या लिखा गया है। तो लिखा है कि जमींदारों की हालत और जमीनों की नीलामी के बारे में पांचवी रिपोर्ट में कहा गया। क्या कहा गया? तो लिखा है राजस्व समय पर नहीं वसूल किया जाता था। ये कौन कहा जा रहा है? पांचवी रिपोर्ट में। और काफी हद तक जमीनें समय समय पर नीलामी पर बेचने के लिए रखी जाती थी। स्थानीय वर्ष जो है 1203 तथा जो है उसमें रिपोर्ट का नाम था 1796-97 में बिक्री के लिए विज्ञापित जमीन की निर्धारित राशि इतनी सिक्का रूप में रखी गई, जो वास्तव में जो 17,90,416 रुपये में बेची गई। ठीक है, और 14,18,756 रुपये की राशि जुमा के रूप में प्राप्त हुई। स्थानीय संबत जो है 1797 और जो है 98 में 26,66,191 सिक्का के लिए एक जमीन विज्ञापित की गई थी, मतलब बेचने के लिए। लेकिन वो जमीन बिकी कितने में? 22,74,000 जो है 76 सिक्का में वो जमीन बेची गई। मतलब उस समय जो जमीन बेची जा रही थी तो मूल्य कुछ और है, बेचा कुछ और जा रहा है। उसी तरह से बाकीदारों में कुछ लोग देश के बहुत पुराने परिवारों में से एक थे। नादिया एक जिला है बंगाल का, राजशाही और बिशनपुर सभी बंगाल के जिले आदि के राजा साल दर साल उनकी जमीन जागीरों के टुकड़े टूटते जाने से उनकी हालत बिगड़ गई। उन्हें गरीबी और बर्बादी का सामना करना पड़ा और कुछ मामले में तो सार्वजनिक निर्धारण की राशि का यथावत बनाए रखने के लिए राजस्व अधिकारियों को भी काफी कठिनाइयां उठानी पड़ी। तो पांचवी रिपोर्ट की जो रिपोर्ट यहाँ दी गई है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको देखने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ कुछ चीजें और दी गई हैं, आप देख सकते हैं। जो ये बिल्डिंग दिखाया गया है ये याद रखना, ये
अंडुल जो है राजमहल है, ऐसे राजमहल जो है जिसके बारे में ये दिया गया है जहाँ पर जो है ये जमींदार लोग रहते थे और उन्हीं से जुड़े हुए चीज़ों को यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, याद रखना बेनामी का शाब्दिक अर्थ होता है गुमनाम। हिंदी तथा कुछ अन्य भारतीय भाषाओं में इस शब्द का प्रयोग सौदे के रूप में किया गया है, जो किसी फर्जी या अपेक्षाकृत महत्वहीन व्यक्ति के नाम किया जाता था। मतलब बेनामी संपत्ति, जिस मतलब किसी दूसरे नाम कर देना, जो है व्यक्ति जिंदा ना हो चाहे ना हो, उसके नाम संपत्ति बेच देना, उसी को कहा जाता है। और लठियाल जो वो व्यक्ति होते थे जो लाठी डंडा लेकर जमींदारों की सुरक्षा करते थे, उनको जो है लठियाल कहा गया है। ठीक है, यहाँ पर जो है एक फोटो दिया गया है राजा मेहताब चंद का। जब इस्तमरारी मतलब अर्थात जमींदारी व्यवस्था बंदोबस्त लागू किया गया था, तब तेज चंद वर्धमान के राजा थे। उनके बाद मेहताब चंद जो है वहाँ के शासक, वर्धमान की जमींदारी काफी फली फूली और मेहताब चंद ने संथालों के विद्रोह और 1857 के विद्रोह में दौरान अंग्रेजी हुकूमत का साथ दिया था। तो इन्होंने अंग्रेजी हुकूमत का साथ दिया था, याद रखना। तो 1857 के विद्रोह को असफल करने में ऐसे हमारे बहुत सारे जमींदार थे जिन्होंने जो है क्रांतिकारियों की मदद की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ लिखा है कुदाल और हल। ये क्या है कुदाल और हल? तो लिखा है आइए अब हम अपना ध्यान बंगाल की गीली जमीन से हट करके सूखे अंचलों की ओर अस्थायी कृषि की क्षेत्र से हट करके झूम कृषि की क्षेत्र पर केंद्रित करें। झूम कृषि कौन करता है? तो झूम खेती जो है हमारी जनजातियां करती हैं। आप उन परिवर्तनों को देखेंगे जो कृषक अर्थव्यवस्था की सीमाओं के बाहर की ओर विस्तार होने से आए, जिससे राजमहल की पहाड़ियों के इलाकों में इसे जंगल और चारागाह उस अर्थव्यवस्था में समा गए। आप यह भी सोच देखेंगे कि इन परिवर्तनों के कारण उस क्षेत्र के भीतर तरह तरह के झगड़े और झंझट कैसे हुए हैं, इनके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये याद रखना कुदाल और हल का जो मतलब झूम खेती जो होती थी, अब हम इनके बारे में चलेंगे और कुछ जनजाति विद्रोह और उनसे जुड़े हुए चीजों को हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है राजमहल की पहाड़ियों में। तो राजमहल की पहाड़ी कहाँ है? तो ये झारखंड में है। आप इस मैप पे देख सकते हैं, झारखंड में जो है राजमहल की पहाड़ी है। इसका विस्तार जो है आप देखेंगे तो पूरा झारखंड के जो उत्तर पूर्व में फैला हुआ है। ठीक है, तो राजमहल की पहाड़ियों में बहुत सारी जनजातियां रहती थी और उन्होंने विद्रोह किया था, जिसमें संथाल सबसे प्रमुख थे। तो यहाँ शुरू करते हैं। आगे लिखा है कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में बुकानन ने राजमहल की पहाड़ियों का दौरा किया। ये एक यात्री थे, इनके बारे में भी बताता हूं मैं। उसके वर्णन के अनुसार ये पहाड़ियां अभेद लगती थी। अभेद मतलब वहां पर जल्दी कोई जो है आक्रमण नहीं कर सकता था। यह एक ऐसा खतरनाक इलाका था जहां बहुत कम यात्री जाने की हिम्मत करते थे, क्योंकि जनजातियों का क्षेत्र था। बुकानन यहाँ कहीं भी गया, वहां उसने निवासियों के व्यवहार को शत्रुतापूर्ण पाया। मतलब जो यहाँ के लोग रहते थे वो हर बाहरी लोगों को अपना शत्रु ही मान करके वो विचार रखते थे। वह लोग कंपनी के अधिकारियों के प्रति आशंकित थे और उनसे बातचीत करने को तैयार नहीं थे। जो कंपनी थी उनके किसी भी अधिकारी से यहाँ के लोग रहने वाले बात नहीं करते, उन्हें बाहरी मान करके अपना दुश्मन ही मानते थे। कई उदाहरणों में तो वह अपने घर बार और गांव छोड़कर भाग गए थे। ये पहाड़ी लोग कौन थे? वह बुकानन के दौरे के प्रति इतने सशंकित क्यों थे? बुकानन की पत्रिका में हमें 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में इन लोगों की जो तरस खाने वाली हालत थी उसकी झलक मिलती है। उन स्थानों के बारे में उसने डायरी में लिखी थी जहां जहां उसने भ्रमण किया था, लोगों से मुलाकात की थी और उनके रीति रिवाजों को देखा था। यह पत्रिका हमारे मस्तिष्क में अनेक प्रश्न खड़े करती है, किंतु यह हमेशा हमें उत्तर देने में सहायक नहीं होती है। उसकी यह डायरी समय के केवल एक क्षण विशेष के बारे में ही बताती। मतलब जो डायरी लिखा था वो पूरे इतिहास के, पूरे व्यवस्था के बारे में नहीं था, केवल कुछ घटनाओं के बारे में था। लोगों तथा स्थानों के लंबे इतिहास के बारे में नहीं बताती है। ऐसे लंबे इतिहास के लिए इतिहासकारों को अन्य रिकॉर्डों की ओर मुड़ना पड़ता है। यदि हम 18वीं शताब्दी के परवर्ती दशकों के राजस्व अभिलेखों द्वारा पर दृष्टिपात करें तो हम जान लेंगे कि इन पहाड़ी लोगों को पहाड़ियाँ क्यों कहा जाता था। वह राजमहल की पहाड़ियों के इर्द गिर्द रहा करते थे। वह जंगल की उपज से अपनी गुजर बसर करते थे और झूम खेती किया करते थे यहाँ पर। ठीक है,
वह जंगल के छोटे से हिस्से में झाड़ियों को काटकर और घास फूस को जलाकर जमीन साफ कर लेते थे और राख की पोटास से उपजाऊ बनी जमीन पर ही पहाड़िया लोग अपने जो है खाने के लिए तरह तरह के दालें और ज्वार बाजरा उगा लेते थे, जिसे हम झूम कृषि कहते हैं। वह अपने कुदाल से जमीन को खोदा थोड़ा मतलब खुरद लेते थे और कुछ वर्षों तक उस साफ की गई जमीन पर खेती करते थे और फिर उसे कुछ वर्षों के लिए परती छोड़ करके नए इलाके में चले जाते थे, जिससे उस जमीन में खोई हुई उर्वरता फिर से उत्पन्न हो जाती थी। तो एक स्थान पर खेती करने के बाद कुछ समय बाद छोड़ के दूसरे स्थान पे, फिर तीसरे स्थान पर, तो एक स्थान से दूसरे स्थान जो बदल देते थे, इसी को झूम खेती कहा गया है। ठीक है, यहाँ लिखा है आगे जो है ये बुकानन कौन था, तो लिखा है फ्रांसिस बुकानन एक चिकित्सक था जो भारत आया और बंगाल चिकित्सा सेवा में जो है इसने नौकरी कर लिया 1794 से 1815 तक। कुछ वर्षों तक वह भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड बेलेजिली का शल्य चिकित्सक रहा, मतलब वो चिकित्सक के रूप में काम किया किसके, लॉर्ड बेलेजिली के। वर्तमान में कोलकाता के अपने प्रवास के दौरान उसने कलकत्ता में एक चिड़ियाघर की स्थापना की जो कलकत्ता अलीपुर चिड़ियाघर कहलाया। वह थोड़े समय के लिए जो है वनस्पति उद्यान में प्रभारी रहे। बंगाल सरकार के अनुरोध पर उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आने वाली भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण किया। मतलब एक यात्री के रूप में हमारे आए थे बंगाल में, उन्होंने बहुत सारा काम किया। 1815 में वह बीमार हो गए और इंग्लैंड चले गए। अपनी माता की मृत्यु के पश्चात वे उनकी जायदाद के वारिस बने और उन्होंने उनके वंश के नाम हैमिल्टन को अपना लिया, इसलिए उन्हें अक्सर बुकानन हैमिल्टन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इनके विवरण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बनते हैं आधुनिक भारत में। आगे लिखा है उन पहाड़ियों में पहाड़िया लोग खाने के लिए महुआ के फूल इकट्ठे करते थे, बेचने के लिए रेशम की कोया और राल और जो है कठ कोयला बनाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करते थे। मतलब कठ कोयला बनता था, लकड़ी से कठ कोयला भी बनाया जाता है। ठीक है, पेड़ों के नीचे जो छोटे छोटे पौधे उग जाते थे या पड़ती जमीन पर जो घास फूस की हरी चादर सी बिछ जाती थी वह पशुओं के लिए चारागाह उनके लिए बन जाता था, यही उनके जीवन का वो था। ठीक है, आगे लिखा है राजमहल पहाड़ी का एक दृश्य दिखाया गया है। राजमहल पहाड़ी में लोग कैसे रहते थे और वहाँ गांव में कैसे घर बना के रहते थे और उसी चीज को दिखाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ लिखा है शिकार, मतलब शिकारियों झूम खेती करने वाले, खाद बटोरने वाले, मतलब खाद्य पदार्थ बटोरने वाले, काठ कोयला बनाने वाले, रेशम के कीड़े पालने वालों के रूप में पहाड़िया लोगों की जिंदगी इस प्रकार जंगल के से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी। मतलब यही इनका पेशा था, शिकार करना, झूम खेती करना, खाद्य पदार्थ इकट्ठा करना, फल फूल, कोयला बनाना लकड़ी से, रेशम पालन करना, यही सब इनके काम थे। वो इमली के पेड़ों के बीच बनी अपनी झोपड़ियों में रहते थे और आम के पेड़ों की जो है छाल में आराम करते थे, छाँव में। वह पूरे प्रदेश को अपनी निजी भूमि मानते थे, मतलब उस पूरे पहाड़ी को अपनी निजी भूमि मानते थे और यह भूमि उनकी पहचान और जीवन का आधार थी। अच्छा, जब इन्हीं जमीनों से उनको बेदखल किया गया तो इन्होंने विद्रोह भी किया। आगे लिखा है वह बाहरी लोगों के प्रवेश का प्रतिरोध करते थे। उनके मुखिया लोग अपने समूह में एकता बनाए रखते थे, आपसी लड़ाई झगड़े निपटा लेते थे और अन्य जनजातियों और मैदानी लोगों के साथ लड़ाई छिड़ने पर अपनी जनजाति का नेतृत्व करते थे। ठीक है, मतलब बहुत आसान चीजों को समझाया गया है कि उस समय जीवन कैसा था। इन पहाड़ियों को अपना मूलाधार बनाकर पहाड़िया लोग जो है बराबर उन मैदानों पर आक्रमण करते रहते थे जहां किसान एक स्थान पर बस कर अपनी खेती बाड़ी किया करते थे। पहाड़ियों द्वारा ये आक्रमण ज्यादातर अपने आप को विशेष रूप से अभाव या अकाल के वर्षों में जीवित रहने के लिए किया करते थे। साथ ही ये हमले जो है मैदानों में बसे हुए समुदायों पर अपनी ताकत दिखाने का भी एक तरीका होता था उस समय। तो इसी सब कारणों की वजह से आक्रमण होते थे। इसके अलावा ऐसे आक्रमण बाहरी लोगों के साथ अपने राजनीतिक संबंध बनाने के लिए भी किए जाते थे। मैदानों में रहने वाले जमींदारों को अक्सर इन पहाड़ी मुखियाओं को नियमित रूप से खिराज देकर उनसे शांति खरीदनी पड़ती थी। मतलब जो जमींदार होते थे वो जनजातियों को कुछ पैसा दे देते थे, धन देते थे, जिससे शांति बनी रहे। नहीं तो ये लोग मुखिया लोग आकर के मैदानी क्षेत्रों में आक्रमण करते थे और लोगों को परेशान भी करते थे। इसी प्रकार
व्यापारी लोग भी इन पहाड़ियों द्वारा नियंत्रित रास्तों का इस्तेमाल करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु उन्हें कुछ जो है पथकर दिया करते थे। जब याद रखना कोई व्यापारी जंगल से गुजरता था तो जो जनजातियों के मुखिया होते थे उन्हें कुछ जो है पैसा देता था कर के रूप में। जब ऐसा पथकर पहाड़िया मुखियों को मिल जाता था तो वह व्यापारियों की रक्षा करते थे और यहाँ भी आश्वासन देते थे कि कोई भी उनके माल को नहीं लूटेगा। तो जब वो पैसा दे देते थे तो उनको एक तरह से व्यापारियों की सुरक्षा भी करते थे जनजातीय लोग। इस प्रकार कुछ ले दे करके की गई शांति संधि अधिक लंबे समय तक नहीं चली। यह 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में उस समय भंग हो गई जब स्थिर खेती के क्षेत्र की सीमाएं आक्रामक रीत से पूर्वी भारत में बढ़ाई जाने लगी। अंग्रेजों ने जंगलों को कटाई सफाई के काम को प्रोत्साहित किया और जमींदारों और जोतदारों ने पड़ती भूमि को धान के खेतों में बदल दिया। जब इनके जनजातीय क्षेत्र पर जब जमीनों पर कब्जा किया गया तब इन्होंने विद्रोह करने का निर्णय लिया। अंग्रेजों के लिए अस्थायी कृषि का विस्तार आवश्यक था क्योंकि इससे राजस्व के स्रोतों में वृद्धि हो सकती थी, निर्यात के लिए फसल पैदा हो सकती थी और एक अस्थायी सुव्यवस्थित समाज की स्थापना की जा सकती थी। वो जंगलों को जो है उजाड़ मानते थे और वनस्पतियों को असभ्य, बर्बर और उपद्रवी क्रूर समझते थे जिन पर शासन करना उनके लिए कठिन था। इसीलिए उन्होंने यही महसूस किया कि जंगलों का सफाया करके वहां अस्थायी कृषि स्थापित करनी होगी और जंगली लोगों को पालतू या सभ्य बनाना होगा। यह अंग्रेजों की सोच थी। उनसे शिकार का काम छुड़वाना होगा और खेती का धंधा अपनाने के लिए उन्हें राजी करना होगा। तो अंग्रेज चाहते थे कि जनजातीय शिकार छोड़ दें और सभ्य बन जाएं और खेती करने में उनकी मदद करें। वो ये चाहते थे कि इससे उनके राजस्व में क्या हो, वृद्धि हो, और जनजातियां अपने परंपरा को छोड़ना नहीं चाहती थी। आगे लिखा है, ज्यों ज्यों अस्थायी कृषि का विस्तार होता गया जंगलों और चारागाहों का क्षेत्र संकुचित होता गया। इससे पहाड़ी लोगों और अस्थायी खेतिहरों के बीच झगड़ा तेज हो गया। पहाड़ी लोग पहले से अधिक नियमित रूप से बसे हुए गांवों पर हमले बोलने लगे और ग्रामवासियों के अनाज और पशु छीन झपट ले जाने लगे। औपनिवेशिक अधिकारियों ने उत्तेजित होकर इन पहाड़ियों पर काबू की भरसक कोशिश की, परंतु उनके लिए ऐसा करना संभव नहीं था। तो पहाड़ी लोग जंगलों में छुप जाते थे तो उनके लिए इतना आसान नहीं था कि उनको जो है खत्म कर सके। 1770 के दशक में ब्रिटिश अधिकारियों ने इन पहाड़ियों को निर्मूल कर देने की क्रूर नीति अपना ली और उनका शिकार और संहार करने लगे, मतलब जनजातियों का। तदुपरांत 1780 के दशक में भागलपुर कहाँ है, बिहार में, भागलपुर के कलेक्टर जो है अगस्टस क्लीवेलैंड ने शांति स्थापना की नीति प्रस्तावित की, जिसके अनुसार पहाड़िया मुखियाओं को एक वार्षिक भत्ता दिया जाना था और बदले में उन्हें अपने आदमियों का चाल चलन ठीक रहने की जिम्मेदारी दी गई। मतलब शांति के लिए उसने ये प्रयास किया भागलपुर के कलेक्टर ने। जो है उनसे यह भी आशा की गई कि वह अपनी बस्तियों में व्यवस्था बनाए रखें और अपने लोगों को अनुशासन में रखें, लेकिन बहुत से पहाड़िया मुखियाओं ने भत्ता लेने से मना कर दिया और उन्होंने इसे स्वीकार किया। उनमें से अधिकांश अपने समुदाय में अपनी सत्ता को खो बैठे। औपनिवेशिक सरकार के वेतनभोगी बन जाने से उन्हें अधीनस्थ कर्मचारी या व्यक्ति मुखिया माना जाने लगा। जिन लोगों ने पैसा ले लिया वो नियमित रूप से अब अंग्रेजों के लिए काम करने लगे। आगे लिखा है, जब शांति स्थापना के लिए अभियान चल रहे थे तभी पहाड़िया लोग अपने आप को शत्रुतापूर्ण सैन्य बलों से बचाने के लिए और बाहरी लोगों से लड़ाई चालू रखने के लिए पहाड़ों के भीतर भागों में चले गए। इसीलिए जब 1810-11 में की सर्दियों में बुकानन ने इस क्षेत्र की यात्रा की तो यह स्वाभाविक ही था कि पहाड़िया लोग बुकानन को संदेह और अविश्वास की दृष्टि से देखते थे। शांति स्थापना के अभियानों के मतलब जो शांति स्थापना के लिए बात चल रही थी जनजातियों से, तो शांति स्थापना के अभियानों के अनुरूप और क्रूरतापूर्वक दमन की यादों के कारण उनके मन में यह धारणा बन गई कि उनके इलाके में ब्रिटिश लोगों की घुसपैठ पर क्या असर होने वाला है। उन्हें ऐसा प्रतीत होता था कि प्रत्येक गोरा आदमी एक ऐसी शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो उनसे जंगल और जमीन छीनकर उनकी जीवन शैली और जीवित रहने के संसाधनों को नष्ट करने पर उतारू हो गए हैं। तो उनको ये सोच उनके मन में थी कि जो गोरे लोग हैं ये हमारे विरोधी हैं, ये हमारे लिए अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आगे लिखा है, वस्तुतः इन्हीं दिनों
जो है एक नए खतरे की सूचना मिलने लगी और वह था संथाल लोगों का आगमन। तो संथालों का विद्रोह इसीलिए हुआ था इन्हीं क्षेत्रों में। संथाल लोग वहां के जंगलों का सफाया करते हुए, इमारती लकड़ी को काटते हुए, जमीन जोतते हुए और चावल और कपास उगाते हुए उस इलाके में बड़ी संख्या में घुसे चले आ रहे थे। चूंकि संथाल बासिंदों ने निचली पहाड़ियों पर अपना कब्जा जमा लिया, इसीलिए पहाड़ियों को राजमहल की पहाड़ियों में और भीतर की ओर पीछे हटना पड़ा, मतलब और अंदर चले गए। पहाड़िया लोग अपनी झूम खेती के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे, इसीलिए यदि कुदाल को पहाड़ियां जीवन का प्रतीक माना जाए तो हल को नए बासिंदों संथालों की शक्ति का प्रतिनिधित्व मानना होगा। मतलब यह हुआ कि लकड़ी के जो हल होता है वो संथालों का नेतृत्व कर रहा था, जबकि ये कह सकते जो कुदाल था वो पहाड़िया लोगों का। हल और कुदाल के बीच की यह लड़ाई बहुत लंबी चली। तो कुदाल और हल की जो लड़ाई थी ये बहुत लंबी चली है उस समय। अब आते हैं, लिखा है संथाल जो है अगुआ बासिंदे। तो याद रखना संथाल अब आकर के बस गए कहाँ पर, तो ये राजमहल की पहाड़ियों में। ये लोग भी झूम खेती करते थे। तो लिखा है सन 1810 ईस्वी के अंत में बुकानन ने जो है गंजूरिया पहाड़, जो कि राजमहल श्रृंखला का एक भाग था, एक पहाड़ी है वहीं पर, राजमहल पहाड़ी का छोटा सा हिस्सा है, को पार किया और आगे के चट्टानी प्रदेश के बीच से होकर के वो एक गांव में पहुंच गया। किसने? कौन? बुकानन। वैसे तो यह एक पुराना गांव था, पर उसके आसपास की जमीन खेती करने के लिए अभी अभी साफ की गई थी। वहां के भूदृश्य को देखकर उसे पता चला कि मानव श्रम की जो है समुचित प्रयोग से उस क्षेत्र की जो काया की परख की गई है, उसने लिखा कि जो है गंजूरिया में अभी अभी काफी जुताई की गई, जिससे यह पता चलता है कि इसे कितने शानदार इलाके में बदला जा सकता है। ठीक है, आगे लिखा है, मतलब वहाँ कितना बेसिक चीजें इस एनसीईआरटी में बताया गया। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। मैं सोचता हूँ कि इसकी सुंदरता और समृद्धि विश्व के किसी भी क्षेत्र जैसी विकसित की जा सकती है। यहाँ की जमीन अलबत्ता चट्टानी है, लेकिन बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, और बुकानन ने उतनी बढ़िया तंबाकू और सरसों कहीं नहीं देखी जैसी वहां पर पाई गई। उस पूछने पर उसे पता चला कि वहां संथालों ने कृषि की सीमाएं काफी बढ़ा ली थी। वो इन इलाके में 1800 ईस्वी के आसपास आए थे और उन्होंने वहां रहने वाली पहाड़ी लोगों के नीचे के ढालों पर भगा दिया और जंगलों का सफाया किया और फिर वहां पर बस गए। तो राजमहल की पहाड़ी में संथाल लोग आकर के बस गए। संथाल लोग राजमहल की पहाड़ियों में कैसे पहुंचे? संथाल 1780 के दशक के आसपास बंगाल में रहने वाले लगे थे। जमींदार लोग खेती के लिए नई भूमि तैयार करने लगे और खेती का विस्तार करने के लिए उन्हें भाड़े पर रखते थे। किसको? संथालों को। ये बंगाल से आए थे राजमहल की पहाड़ी में, और ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें जंगल महलों में बसने का नियंत्रण दिया था। जब ब्रिटिश लोग पहाड़ियों को अपने बस में करके अस्थायी कृषि के लिए एक स्थान पर बसाने में असफल रहे, तो उनका ध्यान संथालों की ओर गया। मतलब यह हुआ कि अंग्रेज जो है पहाड़ी लोगों को नहीं हटा पाए, तो उन्होंने संथालों से मदद मांगी और संथालों को उस क्षेत्र में बसाने का प्रयास किया, जिससे पहाड़िया लोग वहां से चले जाएं। तो पहाड़िया लोग जंगल काटने के लिए हल को हाथ लगाने को तैयार नहीं थे। वो हल से नहीं, कुदाल से काम करते थे, और अब भी वो जो है उपद्रवी व्यवहार करते थे। जबकि इसके विपरीत संथाल आदर्श बासिंदे प्रतीत हुए, और क्योंकि उन्हें जंगलों का सफाया करने में कोई हिचक नहीं थी और वह भूमि को पूरी ताकत लगा करके जोतते थे हल से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है संथालों को जमीनें देकर राजमहल की तलछटी मतलब तटों मतलब पहाड़ी किनारे बसने के लिए तैयार कर लिया गया। 1832 तक जमीन के एक काफी बड़े इलाके को जो है दामिन एक कोह के रूप में सीमांकित कर दिया गया। ध्यान रखना, जो संथालों का क्षेत्र था उसको दामिन एक कोह कहा जाता है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया भी है। इसे संथालों की भूमि घोषित कर दिया गया। उन्हें इस इलाके के भीतर रहना था और हल चलाकर खेती करनी थी और अस्थायी किसान बनना था। किसको? संथालों को। संथालों को ही दी जाने वाली भूमि के अनुदान पत्र में यह शर्त थी कि उनको दी गई भूमि के कम से कम 10वें भाग को साफ करके पहले 10 वर्षों के भीतर जोतना था। इस पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण करके उसका नक्शा तैयार किया गया। ठीक है, भू राजस्व को लेने के लिए। और
इसके चारों ओर लंबे जो है खंभे गाड़कर उनकी परिसीमा का निर्धारण कर दिया गया, मतलब उनकी बाउंड्री बना दी गई। ठीक है, और इसे मैदानी इलाके के अस्थायी कृषकों की दुनिया से और पहाड़िया लोगों की पहाड़ियों से अलग कर दिया गया। दामिन एको, याद रखना ये संथालों के क्षेत्र को कहते हैं। ठीक है, तो दामिन एको के सीमांकन के बाद संथालों की बस्तियां बड़ी तेजी से बढ़ी। संथालों के गांव की संख्या जो 1838 में 40 थी, तेजी से बढ़ के 1851 में जो है 1473 तक पहुंच गई। मतलब इतने जल्दी से ये लोग पूरे उस क्षेत्र में फैल गए। इसी अवधि में संथालों की जनसंख्या जो केवल 3000 थी, बढ़ करके 82,000 से भी अधिक हो गई, क्योंकि इनको खेती करने का क्षेत्र मिल गया और इनको अस्थायी निवास मिल गया। तो ये लोग जनसंख्या इनकी क्या हो गई, बढ़ती चली गई, क्योंकि इनके खाने पीने की समस्याएं दूर होती चली गई। जैसे जैसे खेती का विस्तार होता गया, वैसे वैसे कंपनी की तिजोरियों में राजस्व में वृद्धि भी होती चली गई। अब जो है इनसे खूब अधिक राजस्व भी कंपनी को मिलने लगा। तो संथालों की क्षेत्र बसाने से अंग्रेजों को काफी लाभ हुआ। आगे लिखा है, 19वीं शताब्दी के संथाल गीतों और मिथकों में उनकी यात्रा के लंबे इतिहास का बार बार उल्लेख किया गया है। उनमें कहा गया है कि संथाल लोग अपने लिए बसने योग्य और स्थान की खोज में बराबर बिना थके चलते ही रहते थे। अब यहाँ दामिन एको में आकर मानो उनकी यह यात्रा को पूर्ण विराम लग गया। अब उस क्षेत्र में आके बस गए। इसके बाद उन्होंने कहीं और न जाने का निर्णय ले लिया। आगे लिखा है, अब मतलब जब संथाल राजमहल की पहाड़ियों में बसे तो पहले पहाड़िया लोगों ने इसका प्रतिरोध किया, पर अंतोगतो इन पहाड़ियों में भीतर की ओर चले जाने के लिए मजबूर कर दिए गए, मतलब बहुत अंदर चले गए। उन्हें निचली पहाड़ियों और घाटियों में नीचे की ओर जाने से रोक दिया गया और ऊपरी पहाड़ियों के चट्टानों और अधिक बंजर इलाकों और भीतरी सूक्ष्म भागों तक सीमित कर दिया गया। मतलब वो पहाड़ी मतलब जंगल के अंदर चले गए तो उन्हें बाहर नहीं आने का मौका मिला। इससे उनके रहन सहन तथा जीवन का बुरा प्रभाव पड़ा और आगे चल के वो गरीब हो गए। कौन? पहाड़िया लोग। झूम खेती नई नई जमीनें खोजने और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता का उपयोग करने की क्षमता पर निर्भर करती है। अब सर्वाधिक उर्वर जमीनें उनके लिए दुर्लभ हो गई, मतलब उनको मिली नहीं, क्योंकि वे अब दामिन का हिस्सा बन गए थे। ठीक है, बन चुकी थी। इसीलिए पहाड़िया लोग खेती के अपने तरीके झूम खेती को आगे सफलतापूर्वक नहीं चला सके। जब इस क्षेत्र के जंगल खेती के लिए साफ कर दिए गए तो पहाड़िया शिकारियों को भी समस्या का सामना करना पड़ा। अब वो शिकार भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि संथाल लोगों ने ये सब काम बदल दिया। इसके विपरीत संथाल लोगों ने अपनी पहले वाली खानाबदोश जिंदगी को छोड़ दिया। खानाबदोश मतलब होता है घुमक्कर रह करके इधर उधर भटकने वाली जिंदगी छोड़ दिया, क्योंकि उनको अस्थायी क्षेत्र मिल गया। अब वो एक जंगल पर बस गए, मतलब एक जगह पर बस गए और बाजार के लिए कई तरह के वाणिज्यिक फसलों की खेती भी करने लगे। ठीक है, जैसे वो लोग जो है व्यापारिक खेती भी करने लगे और व्यापारियों और साहूकारों के साथ लेन देन भी करने लगे। मतलब इनका सामाजिक स्टेटस भी क्या हो गया, बढ़ गया। किंतु संथालों ने भी जल्दी ही यह समझ लिया कि उन्होंने जिस भूमि पर खेती करनी शुरू की है वह उनके हाथों से निकलती जा रही है। मतलब अंग्रेजों ने पहले जहां इनको बसाया था, अब उसी क्षेत्र पर इन्हें दोबारा कब्जा करना था। किसको? अंग्रेजों को। संथालों ने जिस जमीन को साफ करके खेती शुरू की थी उस पर सरकार राज्य भारी कर लगा रही थी। साहूकारों को दीकू कहा गया। दीकू लोग बहुत ऊंची दर पर ब्याज लगा रहे थे और कर्ज न अदा किए जाने की स्थिति में सूरत में जमीन पर कब्जा कर लेते थे। तो जो जमीन संथालों ने बनाया था अब उस पर साहूकार कब्जा करते थे। इसीलिए संथालों ने विद्रोह किया था और जमींदार लोग दामिन इलाके पर अपने नियंत्रण का दावा करने लगे। तो साहूकारों और जमींदारों के अत्याचार के कारण ही जो है संथालों ने विद्रोह किया था। लिखा है आगे, 1850 के दशक तक संथाल लोग यह महसूस करने लगे थे कि अपने लिए एक आदर्श संसार का निर्माण करने के लिए जहां उनका अपना शासन हो, जमींदारों, साहूकारों और औपनिवेशिक राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने का समय आ गया है। 1855-56 के संथाल विद्रोह के बाद संथाल जो है परगने का निर्माण कर दिया गया, जिसके लिए जो संथाल परगना भी है ना पश्चिम बंगाल में, उस क्षेत्र में 5500 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र भागलपुर और बीरभूम जिले में से लिया गया। औपनिवेशिक राज्य को आशा थी कि संथालों के लिए नया
परगना बनाने और उनमें कुछ विशेष कानून लागू करने से संथाल लोग संतुष्ट हो जाएंगे। तो 1855-56 में जब विद्रोह हुआ उसी के बाद संथाल परगना बनाया गया इनके लिए, क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो गई थी। ठीक है, यहाँ कुछ विवरण और दिया गया है, इस पर पहले हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप एक मैप दे सकते हैं। यहाँ पर यह है सिंधु माझी संथाल विद्रोह के नेता थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। तो सिद्धू माझी जो है ये कौन थे? संथाल विद्रोह के नेता थे। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे संथालों का दिया है, तो याद रखना ये लिखा है, आप देख सकते हैं ब्रिटिश लिखा है कि संथाल ब्रिटिश राज के सिपाहियों से युद्ध करते हुए दिखाया गया है। 23 फरवरी 1856 को जो है ये दिखाया गया, ये लंदन न्यूज में प्रकाशित किया गया था इस फोटो को। ठीक है, वो अपने गांव की सुरक्षा कैसे कर रहे हैं। बहुत सारे लोग देखो यहाँ पे मर गए हैं और अभी भी तीर धनुष से लड़ाई ये लोग कर रहे हैं, किससे? अंग्रेजों से। यहाँ अंग्रेज गोली चला करके इनको मारते जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ दूसरा जो दृश्य दिया गया है आप देख सकते हैं, यह है संथालों के गांव जल रहे हैं। संथालों के गांव को जला दिया गया था, उसके दृश्य को यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं संथाल कैदियों को ले जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं संथालों को, या देखो एक उनके पीछे हाथ बांध दिया गया है और 2 सिपाही इनको लेकर के जा रहे हैं और घोड़े पर भी सिपाही बैठे हैं, और देखो संथालों को कैदी बना करके इनको लेके जाया जा रहा है। तो जब विद्रोह इन्होंने किया था तो विद्रोह को ऐसे ही कुचला गया था। ठीक है, यहाँ लिखा है संथालों के बारे में बुकानन के विचार क्या थे? तो नई जमीनें साफ करने में वे बहुत होशियार तो होते थे। कौन? संथाल लोग। ये कौन कह रहा है? बुकानन कह रहा है। लेकिन जो है नीचता से रहते, उनकी झोपड़ियों में कोई बाड़ नहीं होती और दीवारें सीधी खड़ी की गई। छोटी छोटी सटी हुई जो है लकड़ियों की बनी होती थी, जिन पर भीतर की ओर लेप प्लास्टर लगा होता था, और झोपड़ियाँ छोटी और मैली कुचैली होती थी। उनकी छत सपाट होती थी, उनमें बहुत ज़्यादा मतलब उभार बहुत कम होता था। तो उनके बारे में ये बताया गया है। ठीक है, आगे बुकानन की पत्रिका में और जो चीज़ें बताई गई हैं कि जो है लिखा है कि आगे चल लगभग 1 मील चलने के बाद मैं चट्टान के एक शिला पटल पर आ गया, जिसका कोई एक छोटा सा दानेदार ग्रेनाइट है। मतलब एक विवरण दिया उसने, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है बुकानन का विवरण। बुकानन ने क्या विवरण दिया है? तो लिखा है, हम बुकानन के विवरण को अपनी जानकारी का आधार मान रहे हैं, लेकिन उसकी इस रिपोर्ट को पढ़ते समय हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी था। मतलब ये हो सकता है कि कंपनी की बुराई को न बताया हो, ये भी हो सकता है। इसलिए सावधानी पहले से ही बता दिया है लेखक ने एनसीईआरटी में कि केवल जो है ये क्या कहते हैं, कंपनी का जो है कर्मचारी था, उसकी यात्राएं केवल भूदृश्यों के प्यार और अज्ञात की खोज से ही प्रेरित नहीं थी। वह नक्शा नवीसों, सर्वेक्षणों, पालकी उठाने वालों, कुलियों आदि के बड़े दल के साथ सर्वत्र यात्रा करता था। मतलब वो सबके साथ यात्रा करता था। उसकी यात्राओं का खर्च ईस्ट इंडिया कंपनी उठाती थी, क्योंकि उसे उन सूचनाओं की आवश्यकता थी जो कंपनी को चाहती थी, जो बुकानन जो है प्रत्याशित रूप से इकट्ठी करता था। बुकानन को यह साफ साफ हिदायत दी गई थी कि उसे क्या देखना, क्या खोजना और क्या लिखना है। मतलब उसे नए नए क्षेत्रों का पता लगाना है, तो उसको पैसा देती थी कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। वह जब भी अपने लोगों की फौज के साथ किसी गांव में जाता तो उसे तत्काल सरकार के एक एजेंट के रूप में ही देखा जाता था। जब कंपनी ने अपनी शक्ति को सुदृढ़ बना लिया और अपने व्यवसाय का विकास कर लिया, तो वह उन प्राकृतिक संसाधनों की खोज में जुट गई जिन पर कब्जा करके उनका मनचाहा उपयोग कर सकती थी। उसने परिदृश्यों और राजस्व के स्रोतों का सर्वेक्षण किया। मतलब वो यही सब काम करने के लिए ही घूम घूम करके चारों तरफ जाता था। ठीक है, खोज यात्राएं आयोजित की और जानकारी इकट्ठा करने के लिए अपने भू विज्ञानियों, भूगोलवेताओं, वनस्पति विज्ञानियों, चिकित्सकों को भेजा। निसंदेह असाधारण जो है प्रेक्षण शक्ति का धनी बुकानन ऐसा ही एक व्यक्ति था। बुकानन जहां कहीं भी गया वहां उसने पत्थरों और चट्टानों और वहां की भूमि के भिन्न भिन्न परतों और जो है स्तरों और परतों को ध्यानपूर्वक देखा। मतलब वो जहां भी जाता था वो अपने विवरण में इन सब छोटी छोटी बातों को जरूर देखता था। उसने वाणिज्यिक दृष्टि से मूल्यवान पत्थरों और खनिजों को खोजने की कोशिश की। उसने लौह खनिज और अभ्रक, ग्रेनाइट और साल्ट पीटर से संबंधित सभी स्थानों का पता लगाया। उसने सावधानीपूर्वक नमक बनाने और कच्चा लोहा निकालने की अस्थायी पद्धति का भी निरीक्षण किया। मतलब वो यही सब काम करने के लिए वो गया था।
जब बुकानन किसी भूदृश्य के बारे में लिखता था तो वह अक्सर इतना ही लिखता था कि उसने यह क्या देखा है और भूदृश्य कैसा था, बल्कि वह यह भी लिखता था कि उसमें फेरबदल करके उसे और अधिक उत्पादक कैसे बनाया जा सकता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी उसको इसीलिए लगाई ही थी कि उसको नए नई चीजें खोज करके बताना है भारत के बारे में। वहाँ कौन सी फसलें बोई जा सकती हैं, कौन से पेड़ काटे जा सकते हैं और कौन से उगाए जा सकते हैं, और हमें यह भी याद रखना होगा कि उसकी सूक्ष्म दृष्टि और प्राथमिकताएं स्थानीय निवासियों से भिन्न होती थीं। क्या आवश्यक है, इस बारे में उसका आकलन कंपनी के वाणिज्यिक सरोकारों से और प्रगति के संबंध में जो है आधुनिक पश्चात विचारधारा से निर्धारित होता था। वह अनिवार्य रूप से वनवासियों की जीवन शैली का आलोचक था और यह महसूस करता था कि वनों को कृषि भूमि में बदलना ही होगा। ये एक बुकानन का विचार था, इसीलिए बुकानन जो है घूम घूम करके विवरण दिया है। यहाँ लिखा है वनों की जो है बटाई और अस्थायी कृषि के बारे में। तो निचली राजमहल की पहाड़ियों में एक गांव से गुजरते हुए बुकानन ने लिखा है, मतलब उसके बारे में एक चित्रण दिया है। तो क्या लिखा है उसने? तो लिखा है, इस प्रदेश का दृश्य बहुत ही बढ़िया है। यहाँ की खेती विशेष रूप से घुमावदार सकरी घाटियों में धान की फसल, बिखरे हुए पेड़ों के साथ साफ की गई जमीन और चट्टानी पहाड़ियां सभी अपने आप में पूर्ण हैं। कमी है तो बस इस क्षेत्र में कुछ प्रगति की और विस्तृत और उन्नत खेती की। मतलब इतने सूक्ष्म दृष्टि रखता था कौन? बुकानन, जिनके लिए यह प्रदेश अत्यंत संवेदनशील है। यहाँ लकड़ी की जगह टसर और लाख के लिए आवश्यकतानुसार बड़े बड़े बागान लगाए जा सकते हैं। तो देखा होगा आज भी झारखंड में टसर और लाख ज्यादा होता है। बाकी जंगल को भी साफ किया जा सकता है और जो भाग इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त न हो वहां पनई, ताड़ और महुआ के पेड़ लगाए जा सकते हैं। तो उसने जो है हर तरह के उपयोग के बारे में हर तरह की रिपोर्ट किसको दिया है? तो वो किसको दिया है? ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो बुकानन के जो विचार थे, जो उसके विवरण थे, बिल्कुल आम जीवन से जुड़े हुए थे। इस बात को याद रखना है। ठीक, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देहात में विद्रोह, मतलब गांव में विद्रोह जो हुआ, तो गांव मतलब एक तरह से देहात कहते हैं। ठीक है, बंबई दक्कन, तो हम यहाँ की बात करेंगे दक्कन क्षेत्र में। तो लिखा है, आप पढ़ चुके हैं कि उपनिवेशिक बंगाल के किसानों और जमींदारों और राजमहल की पहाड़ियों के जो है पहाड़िया और संथाल लोगों के जीवन में किस प्रकार परिवर्तन आ रहा था। आइए अब पश्चिमी भारत और परवर्ती अवधि पर दृष्टिपात करें और पता लगाएं कि बंबई दक्कन के देहाती क्षेत्र में क्या हो रहा था। ठीक है, तो अब हम जो है बंबई के क्षेत्र में चलते हैं। तो लिखा है, ऐसे परिवर्तनों का पता लगाने का एक तरीका है वहां के किसान विद्रोह पर ध्यान केंद्रित करना। ऐसे नाजुक दौर में विद्रोही अपना गुस्सा और जो है प्रकोप उत्पाद दिखलाते थे। वह जिसे अन्याय और अपने दुख दर्द का कारण समझते थे उनके खिलाफ आवाज बुलंद करते थे। यदि हम उनकी नाराजगी के आधारभूत कारणों को जानने का प्रयत्न करें तो उनके गुस्से की परतें उधरने लगते हैं। तो हम उनके जीवन और अनुभव की झलक देख पाते हैं जो अन्यथा जो है हमसे छिपी रहती हैं। विद्रोहों के बारे में ऐसे अभिलेख भी उपलब्ध होते हैं जिनका इतिहासकार जो है अवलोकन कर सकते हैं। विद्रोहियों की करतूतों से उत्तेजित होकर के पुनः व्यवस्था स्थापित करने की उटक इच्छा से राज्य के प्राधिकारी केवल विद्रोह को ही दबाने का प्रयत्न नहीं करते हैं, बल्कि वह उसे जानने बूझने की कोशिश करते हैं और उनके कारणों की भी भली भांति जांच करते हैं, जिससे कि नीतियां निर्धारण की जा सके और शांति की स्थापना की जा सके। ऐसी जांच पड़ताल के साक्ष्य जो है उत्पन्न होता है जिनके बारे में इतिहासकार शोध कर रहे हैं। आगे लिखा है यहाँ पे, 19वीं शताब्दी के दौरान भारत के विभिन्न प्रांतों के किसानों ने साहूकारों और अनाज के व्यापारियों के विरुद्ध अनेक विद्रोह किए। ऐसा ही एक विद्रोह दक्कन में 1875 में हुआ था। तो 1875 में जो किसान विद्रोह हुआ था, अब उसी के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो लिखा है, लेखा बाहिया जला दी गई। लेखा बाहिया मतलब होता है जो लेखा जोखा का जो बुक होती थी उसको जला दिया गया था। कैसे? तो लिखा है, यह आंदोलन पूना आधुनिक पुणे जिले के एक बड़े गांव सुपा में हुआ था। ठीक है, सुपा एक विपणन केंद्र था, मतलब मंडी था, जहां अनेक व्यापारी और साहूकार रहते थे। 12 मई 1875 को आसपास के ग्रामीण इलाकों के
रैयत किसान इकट्ठे हो गए। उन्होंने साहूकारों से उनके बही खातों और ऋण बंधों की मांग करते हुए उन पर हमला बोल दिया। क्यों ऐसा किया? क्योंकि जो साहूकार होते थे अपने ऋणबाहों में इन ग्रामीण लोगों के बारे में बेईमानी पूर्वक कुछ न कुछ लिख करके उनकी जमीन को हड़पना चाहते थे। उन्होंने उनके बही खाते जला दिए, अनाज की दुकानें लूट ली और कुछ मामलों में तो साहूकारों के घरों को भी आग लगा दी गई। आगे बढ़ते हैं। लिखा है पूना से यह विद्रोह अहमदनगर में फैल गया। अहमदनगर कहाँ है? ये भी महाराष्ट्र में है। फिर अगले 2 महीनों में यहाँ और भी आग फैल गई और 6500 वर्ग किलोमीटर का यह इलाका इनकी चपेट में आ गया। 30 से अधिक गांव इससे को प्रभावित हुए। सब जगह विद्रोह का स्वरूप एक समान ही था। साहूकारों पर हमला किया गया, वही खाते जला दिए गए और ऋण बंध नष्ट कर दिए गए। किसानों के हमलों से घबराकर साहूकार गांव छोड़कर भाग गए। अधिकतर मामलों में वह अपनी संपत्ति और धन दौलत भी पीछे छोड़ गए। ठीक है। इस विद्रोह में जब विद्रोह फैला तो ब्रिटिश अधिकारियों की आंखों के सामने 1857 का गदर का दृश्य आ गया, जो आगे हम पढ़ेंगे। विद्रोही किसानों के गांव में पुलिस थाने स्थापित किए गए। जल्दी से सेनाएं बुला ली गईं और 95 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनमें से बहुतों को दंडित किया गया। लेकिन देहात को काबू करने की कई महीने लग गए इस क्षेत्र को दोबारा कब्जा में करने के लिए। यहाँ लिखा है आपका 16 मई 1875 को पूना के जिला मजिस्ट्रेट ने पुलिस आयुक्त को एक पत्र लिखा था इस गांव के बारे में, जो विद्रोह हो रहे हैं उसी के बारे में। ठीक है। समाचार पत्रों में छपी रिपोर्ट क्या थी? तो लिखा है रैयत और मतलब किसान, रैयत और साहूकार शीर्षक नामक निम्नलिखित रिपोर्ट 6 जून 1876 को नेटिव ओपिनियन नामक समाचार पत्र में छपी। उसे मुंबई के नेटिव न्यूज़पेपर की रिपोर्ट में यथावत मतलब उसको छापा गया। तो क्या लिखा था उसमें? तो लिखा है वह रैयत मतलब किसान सर्वप्रथम अपने गांव की सीमाओं पर यह देखने के लिए जासूसी करते थे कि क्या कोई सरकारी अधिकारी आ रहा है और अपराधियों को समय रहते उनके आने की सूचना दे देते थे। कौन? ग्रामीण लोग। फिर वह एक झुंड बना करके अपने ऋणदाताओं के घर जाते और उनमें से उनके ऋणपत्र और अन्य दस्तावेज मांगते और इनकार करने पर ऋणदाताओं पर हमला करके छीन लेते। यदि ऐसी घटना के समय कोई सरकारी अधिकारी उन गांव की ओर आता हुआ दिखाई दे रहा था तो गुप्तचर अपराधियों को इसकी खबर पहुंचा देते और अपराधी समय रहते ही तितर बितर हो जाते थे। तो ये उस समय के गांव का अपराधी के छुपने का और अधिकारियों के आने का और गांव के लोगों के बारे में बहुत अच्छा चित्रण किया गया है। आगे लिखा है ऋणपत्र और दस्तावेज क्यों जलाए गए थे? क्योंकि उसमें ही सब कुछ लिखा होता था कि किसका कितना बकाया है। ठीक है। यह विद्रोह क्यों हुआ? इससे हमें दक्कन के देहात के बारे में, वहां की औपनिवेशिक शासन में हुए कृषि या भूमि संबंधी परिवर्तनों के बारे में क्या पता चलता है। आइए 19वीं शताब्दी में हुए कुछ परिवर्तनों के लंबे इतिहास पर हम दृष्टिपात करते हैं। लिखा है एक नई राजस्व प्रणाली। तो एक नई राजस्व प्रणाली क्या है? लिखा है जैसे जैसे ब्रिटिश शासन बंगाल से भारत के अन्य भागों में फैला गया, वहां भी राजस्व की नई प्रणालियां लागू की गई। याद रखना, बंगाल में कौन लागू थी? इस्तेमारी। तो बंगाल में कौन सी व्यवस्था थी? इस्तेमारी, जिसे हम जिम्मेदारी व्यवस्था कहते हैं, को बंगाल से बाहर बिरले ही लागू किया गया था। तो मतलब यह हुआ कि बंगाल क्षेत्र में इस्तेमारी व्यवस्था थी, लेकिन भारत के अन्य क्षेत्रों में कोई और व्यवस्था थी। वो व्यवस्था कौन थी? अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो लिखा है ऐसा क्यों किया गया? इसका एक कारण तो यह है कि 1810 के बाद खेती की कीमतें बढ़ गईं, जिससे उपज के मूल्य में वृद्धि हुई और बंगाल के जमींदारों की आमदनी में इजाफा हो गया। चूंकि राजस्व की मांग इस्तेमारी बंदोबस्त के तहत तय की गई थी, इसीलिए औपनिवेशिक सरकार इस बढ़ी हुई आय में अपने हिस्से का कोई दावा नहीं कर सकती थी। ठीक है। इसलिए उन्होंने नई नीति अपनाई। अपने वित्तीय संसाधन को बढ़ाने की उत्कट इच्छा से औपनिवेशिक सरकार को अपने भू राजस्व को अधिक से अधिक बढ़ाने के तरीकों पर विचार करना पड़ा। इसीलिए 19वीं शताब्दी में औपनिवेशिक शासन में शामिल किए गए प्रदेशों में राजस्व बंदोबस्त किए गए थे। लिखा है अन्य भी कई कारण थे। जब अधिकारी नीतियां निर्धारित करते थे तो उनकी विचारधारा उन आर्थिक सिद्धांतों से अत्यधिक प्रभावित रहती थी जिनसे वह अधिकारी पहले से परिचित होते थे। 1820 के दशक तक इंग्लैंड में डेविड रिकार्डो एक जाने माने अर्थशास्त्री के रूप में विख्यात थे। औपनिवेशिक अधिकारियों ने अपने महाविद्यालय जीवन में रिकार्डो के विचारों का अध्ययन किया था। मतलब ये अर्थशास्त्री के विचार को पढ़ा था ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने।
महाराष्ट्र में जब ब्रिटिश अधिकारियों ने 1820 के दशक में प्रारंभिक बंदोबस्त की शर्तें करने का काम लिया तो उन्हीं में से कुछ विचारों के अनुसार कार्यवाही करने लगे। मतलब रिकार्डो के ही विचार से प्रभावित थे। लिखा है, रिकार्डो के विचारों के अनुसार भूस्वामियों को उस समय लागू औसत लगानों को प्राप्त करने का ही एक हक होना चाहिए। जब भूमि से औसत लगान से अधिक प्राप्ति होने लगे तो भूस्वामियों को अधिशेष आय होगी, जिस पर सरकार को कर लगाने की आवश्यकता होगी। मतलब ये हुआ कि जब किसानों की आय बढ़ जाएगी तो उस पर भी अधिक अगर आय बढ़ती है तो उस पर भी कर लगा सकते हैं। यदि कर नहीं लगाया गया तो किसान किरायाजीवी से बदल जाएंगे और उनकी अधिशेष आय का भूमि के सुधार में उत्पादक रीति से निवेश नहीं होगा। भारत में अनेक ब्रिटिश अधिकारियों ने सोचा कि बंगाल के इतिहास ने रिकार्डो के सिद्धांत की पुष्टि कर दी है। वहां जमींदार लोग किराया जीविका के रूप में बदल गए प्रतीत हुए, क्योंकि उन्होंने अपनी जमीनें पट्टे पर दे दी और किराए की आमदनी पर निर्भर रहने लगे। मतलब यह हुआ, ये व्यवस्था बंगाल में तो काम कर गई, तो अब और कहीं लागू करना था। लिखा है, इसीलिए ब्रिटिश अधिकारियों ने के विचार से अब यह आवश्यक था कि एक भिन्न राजस्व प्रणाली अपनाई जाए। तो वो प्रणाली कौन थी? रैयतबाड़ी व्यवस्था थी। तो रैयतबाड़ी व्यवस्था में अंग्रेजों ने सीधे किसानों से समझौता किया, और रैयत का मतलब क्या होता है? किसान होता है। तो ये जमींदारी व्यवस्था से एक अलग व्यवस्था थी। तो लिखा है, जो राजस्व प्रणाली बंबई दक्कन में लागू की गई उसे रैयतबाड़ी व्यवस्था कहा गया। तो बंबई के क्षेत्र में रैयतबाड़ी व्यवस्था थी और जमींदारी व्यवस्था कहाँ थी? तो बंगाल में थी। बंगाल में लागू की गई व्यवस्था के विपरीत थी। तो रैयतबाड़ी व्यवस्था में सीधे किसानों से समझौता किया गया, जबकि बंगाल में जो जमींदारी इस्तेमारी व्यवस्था थी उसमें जमींदारों से समझौता किया गया था। यह बात याद रखना। इस प्रणाली के अंतर्गत राजस्व की राशि सीधे रैयत के साथ तय की गई, मतलब सीधे किसानों के साथ तय की गई, बीच में कोई बिचौलिया नहीं रखा गया। भिन्न भिन्न प्रकार की भूमि से होने वाली औसत आय का अनुमान लगा लिया गया और रैयत की राजस्व अदा करने की क्षमता का आकलन कर लिया गया और सरकार के हिस्से के रूप में उसका एक अनुपात निर्धारित कर दिया गया। हर 30 साल के बाद जमीनों का फिर से सर्वेक्षण किया जाता था और राजस्व की दर तदनुसार बढ़ा दी जाती थी। इसलिए राजस्व की मांग अब चिरस्थायी नहीं रह गई। तो रैयतबाड़ी व्यवस्था में सीधे किसानों से समझौता किया गया। आगे लिखा है, राजस्व की मांग और किसान का कर्ज। बंबई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 के दशक में किया गया। मांगा गया राजस्व इतना अधिक था कि बहुत से स्थानों पर किसान अपने गांव छोड़कर नए क्षेत्रों में चले गए। जिन इलाकों की जमीन घटिया किस्म की थी वहां वर्षा भी कम ज्यादा होती थी। खास तौर पर समस्या और भी विकट थी। जब वर्षा नहीं होती थी तो फसल खराब होती थी और किसानों के लिए राजस्व अदा करना असंभव हो जाता था। फिर भी राजस्व इकट्ठा करने वाले प्रभारी कलेक्टर अपनी कार्यकुशलता को प्रदर्शित करने और अपने बड़े अधिकारियों को पसंद करने के लिए अत्यंत उत्कृष्ट रहते थे। इसीलिए वे अत्यंत कठोरतापूर्वक राजस्व वसूल करने का प्रयत्न करते थे। जब कोई किसान अपना राजस्व नहीं दे पाता था तो उनकी फसलें जब्त कर ली जाती थी और पूरे गांव पर जुर्माना ठोक दिया जाता था। मतलब जब कोई भी रैयत जमीन का मतलब भू राजस्व नहीं देता था तो उसको इस तरह से परेशान करते थे। आगे लिखा है, 1830 के दशक तक आते आते यह समस्या और भी गंभीर हो गई। सन 1832 के बाद कृषि उत्पादों की कीमतों में तेजी से गिरावट आई और लगभग 1.5 दशक तक इस स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। इसके परिणामस्वरूप किसानों की आय में और भी गिरावट आई और इसी दौरान 1832 से 34 के वर्षों में देहाती इलाके अकाल की चपेट में आकर बर्बाद हो गए। दक्कन का एक तिहाई जो है पशुधन मौत के मुंह में चला गया और आधी मानव जनसंख्या अकाल में ग्रास हो गई, मतलब मर गई। जो बचे उनके पास भी उस संकट का सामना करने के लिए खाद्यान्न नहीं था और राजस्व की बकाया राशियां आसमान को छूने लगी। ऐसे समय में किसान लोग कैसे जीवित रहे, उन्होंने राजस्व कैसे अदा किया, अपनी जरूरत की चीजों को कैसे जुटाया, अपने हल बैल कैसे खरीदे और बच्चों की शादियां कैसे की। अब ये सवाल खड़ा होता है। यह सब करने के लिए पैसा उधार लेने के अलावा और उनके पास और कोई चारा नहीं था। जब खेती बर्बाद हो गई तो ये सब काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें कहीं न कहीं से ऋण लेना पड़ेगा और ऋण देने के लिए कौन बैठा है? साहूकार। और साहूकार
जब तक जो है ऊंची ब्याज पर अगर ऋण नहीं देगा तो उसका लाभ नहीं होगा। तो इस तरह से किसानों का शोषण ही हुआ। तो लिखा है ऋणदाता से पैसा उधार लेकर ही राजस्व चुकाया जा सकता था, क्योंकि खेती बर्बाद हो चुकी है। लेकिन यदि रैयत ने एक बार ऋण ले लिया तो उसे वापस करना उसके लिए कठिन हो गया। कर्ज बढ़ता गया, उधार की राशियां बकाया रहती गई और ऋणदाताओं पर किसानों की निर्भरता बढ़ती गई। अब स्थिति यहां तक बिगड़ गई कि किसानों को अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को खरीदने और अपने उत्पादन के खर्च को पूरा करने के लिए भी कर्ज लेने पड़े। मतलब अब किसान हमेशा के लिए क्या हो गए, कर्जी हो गए। किसके? साहूकारों के। तो साहूकारों ने लाभ क्या उठाया, तो एक सादे कागज पर उनसे उन पे अंगूठा लगवा लेते थे और बाद में जब यह भू राजस्व नहीं दे पाते थे या ऋण नहीं दे पाते थे जो लिए हैं, तो उस पर कुछ भी मनमाना लिख देते थे और उनके जमीनों पर कब्जा कर लेते थे। तो जो किसान अपने जमीन पर खेती करता था वो जमीन किसके पास चली गई? साहूकार के पास। अब साहूकार के ही खेत में ये खेती करेंगे मजदूरी के रूप में। तो किसान क्या बन गए? मजदूर बन गए। ठीक है। 1840 के दशक तक अधिकारियों को भी इस बात का साक्ष्य मिलने लगा कि सभी जगह के किसान कर्ज के बोझ से तले भयंकर रूप से दब रहे हैं। 1840 दशक के मध्य में एक विशेष प्रकार के आर्थिक पुनरुत्थान के लक्षण दिखाई देने लगे। तब अनेक ब्रिटिश अधिकारियों ने महसूस करना शुरू किया कि 1820 के दशक में किए गए राजस्व संबंधी बंदोबस्त कठोरतापूर्वक थे। मतलब जो रैयत बाड़ी व्यवस्था थी वो अच्छी नहीं थी। मांगा गया राजस्व बहुत ज्यादा था और व्यवस्था कठोर और लचकहीन थी और किसानों की अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठने वाला था। इसीलिए खेती का विस्तार करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से राजस्व संबंधी मांग को कुछ जो है हल्का किया गया और 1845 के बाद कृषि उत्पादों की कीमतें सिने सिने बढ़ती गईं। किसान अपने कृषि क्षेत्र को बढ़ाने लगे, मतलब विस्तार करने लगे। इसके लिए वह नए नए इलाकों में जा रहे थे और गोचर भूमि को कृषि भूमि में बदल रहे थे। मतलब जो पड़ती भूमि थी उसे कृषि भूमि में बदल रहे थे। लेकिन किसानों को अपनी खेती का विस्तार करने के लिए अधिक हल बैल चाहिए थे। उन्हें बीज और जमीन खरीदने के लिए पैसे की जरूरत थी। इन सब कामों के लिए उन्हें एक बार फिर से पैसा उधार लेने के लिए ऋणदाताओं के पास जाना पड़ा। तो जो ऋणदाताओं के पास जाएंगे तो उनका शोषण होना तय है। अब आगे लिखा है फिर कपास में तेजी आई। तो लिखा है 1860 के दशक में, क्योंकि यहाँ कपास ज्यादा होता है महाराष्ट्र के क्षेत्र में, तो लिखा है 1860 के दशक से पहले ब्रिटेन में कच्चे माल के तौर पर आयात की जाने वाली समस्त कपास का 3/4 भाग अमेरिका से आता था। ठीक है। मतलब कि इंग्लैंड जो था वो सूती कपड़ा कहाँ बनाता था? इंग्लैंड में, ब्रिटिश सरकार अंग्रेज। लेकिन कपड़ा उसको कच्चा माल कहाँ से ले जाते थे? कपास तो अमेरिका से लाते थे और बाद में भारत से ले जाने लगे। इसीलिए फिर कपास में तेजी आ गई। ब्रिटेन के सूती वस्त्रों के विनिर्माण काफी लंबे अरसे से अमेरिकी कपास पर अपनी निर्भरता के कारण बहुत परेशान थे। अगर यह स्रोत बंद हो जाता तो हमारा क्या होगा? इस पर से विचलित होकर के वे बड़े उत्सुकता से कपास की आपूर्ति के लिए वैकल्पिक खोज कर रहे थे। तो हमारे यहाँ उसकी खोज पूरी हो गई। 1857 में ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई। कहाँ पर? ब्रिटेन में। कि कपास की आपूर्ति की जाएगी उसके लिए संघ बनाया गया और 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी बनाई गई। तो 1859 में ही मैनचेस्टर कंपनी बनाई गई। तो सबसे पहली बार सूती कपड़े की मिल कहाँ लगाई गई? मैनचेस्टर में। इसी और हमारे देश में अहमदाबाद में। तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, उत्तर भारत का कानपुर और दक्षिण भारत का कोयम्बटूर को कहते हैं। उनका उद्देश्य दुनिया के हर भाग में कपास के उत्पादन को प्रोत्साहित करना था, जिससे उनकी फैक्ट्री चल सके, जिससे कि उनकी कंपनी, उसी बात को यहाँ बताया गया है, इससे उनकी कंपनी का विकास हो सके। और भारत को एक ऐसा समझा गया जो अमेरिका से कपास की आपूर्ति बंद हो जाने की सूरत में लंकासायर भी वहाँ का एक शहर है, इंग्लैंड का जो कपड़ा बनता है, लंकासायर को कपास भेज सकेगा। भारत की भूमि और जलवायु दोनों ही कपास की खेती के लिए उपयुक्त थे और यहाँ सस्ता श्रम भी उपलब्ध था। तो यहाँ पे हमारे यहाँ भूमि भी अच्छी थी, काली मिट्टी थी, जलवायु भी अच्छी थी और सस्ता मजदूर थे। तो इसीलिए अंग्रेजों ने कपास की खेती भारत में बड़े पैमाने पर शुरू कर दी, क्योंकि अमेरिका में खेती नहीं की जा सकती थी, क्योंकि वहाँ अमेरिका में गृह युद्ध भी शुरू हो गया था। क्योंकि अब उनकी फैक्ट्री नहीं तो बंद हो जाते, तो उन्होंने एक नया स्रोत खोज लिया। आगे लिखा, जब सन 1861 में अमेरिकी गृह युद्ध छिड़ गया तो ब्रिटेन के कपास
क्षेत्र, मंडी और कारखानों में तहलका मच गया। अमेरिका से आने वाली कच्ची कपास के आयात में भारी गिरावट आ गई। वह सामान्य मात्रा का 3% से भी कम हो गया। 1861 में जहां 20 लाख गांठें, हर गांठ 400 पाउंड की पाई गई, वहीं 1862 में केवल 55,000 गांठों का आयात हुआ। भारत तथा अन्य देशों को बड़ी व्यस्तता के साथ यह संदेश भेजा गया कि ब्रिटेन को कपास का अधिक मात्रा में निर्यात करे। बंबई में कपास के सौदागरों ने कपास की आपूर्ति का आकलन करने और कपास की खेती की आधिकारिक प्रोत्साहन देने के लिए कपास पैदा करने वाले जिलों का दौरा किया। जब कपास की कीमतों में उछाल आया तो बंबई के कपास निर्यातकों ने ब्रिटेन की मांग को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक कपास खरीदने का प्रयत्न किया। इसके लिए उन्होंने शहरी साहूकारों को अधिक से अधिक अग्रिम राशियां दी, मतलब पहले ही पैसा पेमेंट कर दिया कि हमें इतना कपास चाहिए ही, ताकि वह भी आगे ग्रामीण ऋणदाताओं को, जिन्होंने उपज को उपलब्ध कराने का वचन दिया है, अधिक मात्रा में क्या कर सकें, तो कपास को जो है राशि उधार ले सकें, मतलब उनको पहुंचा सकें। जब बाजार में तेजी आई तो ऋण आसानी से दिया जाता था, क्योंकि ऋणदाता अपनी जमीन उधार दी गई राशियों की वसूली के बारे में अधिक आश्वस्त महसूस करते थे। इन बातों का दक्कन के देहाती इलाकों में काफी असर हुआ और दक्कन के गांव के रैयतों को अचानक असीमित ऋण उपलब्ध होने लगा। उन्हें कपास उगाई करने वाले प्रत्येक एकड़ के लिए 100 रुपए अग्रिम जो है राशि दी जाने लगी। साहूकार भी दीर्घावधि ऋण देने के लिए एकदम तैयार हो गए। तो जब कपास के उत्पादन में तेजी आई तो गांव के लोगों का और विकास होने लगा। अब अमेरिका में संकट की स्थिति बनी रही तो बंबई दक्कन में कपास का उत्पादन बढ़ गया। तो अमेरिका में संकट होने की वजह से हमारे देश के किसानों के लिए एक अवसर मिल गया, जिससे वो कपास की खेती ज्यादा करने लगे और उन्हें ज्यादा पैसा मिलने लगा। 1860 से 1864 के दौरान कपास उगाने वाले एकड़ों की संख्या दुगनी हो गई। 1862 की स्थिति यह आई कि ब्रिटेन में जितना भी कपास का आयात होता था उसका 90% भाग अकेले भारत से जाता था। अब समझ में आ गया कि कैसे भारत का व्यापार तेजी से बढ़ गया और कपास की मांग बढ़ गई। लेकिन इन तेजी के वर्षों में सभी कपास उत्पादकों को समृद्धि प्राप्त नहीं हो सकी। कुछ धनी किसानों को तो लाभ अवश्य हुआ, लेकिन अधिकांश किसान कर्ज के बोझ से और अधिक दब गए। ठीक है, क्योंकि बड़े किसानों को तो लाभ हुआ लेकिन छोटे किसानों को लाभ नहीं हुआ। ठीक है, अब यहाँ हम लोग पहले कुछ मैप देख लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक चित्र बना है, कपास ढोने वाले गाड़ियां एक बरगद के नीचे, पेड़ के नीचे खड़ी हैं। तो यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे बैल हैं, बहुत सारे बैलगाड़ियां हैं और एक साथ ये लोग काफिले में आते जाते थे। तो एक बरगद के पेड़ के नीचे आपस में मिलकर आराम कर रहे हैं। तो दिखाया गया कितने लोग उसमें व्यापार करते थे कपास का। यहाँ कपास का जब रेलवे का विकास नहीं हुआ था तो भैंसा पे लाद करके, नाव पे लाद करके और बैलगाड़ी पे लाद करके कपास को पहुंचाया जाता था। ठीक है, उसी चीज को यहाँ दिखाया गया है। और इस मैप पे भी देख सकते हैं आप कि नौका के द्वारा जो है ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में गंगा नदी के किनारे जो है कपास की गांठों को कैसे नाव पे ले जाते थे, ये उसको दिखाया गया है। ठीक है, और यहाँ पर रेलवे के द्वारा कैसे ये लिखा है, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने बंबई टर्मिनल पर कपास की गांठें पड़ी हैं। तो ट्रेन यहाँ पे खड़ी है और कपास की गांठें बंधी हुई हैं, इनको जो है लाद करके बंदरगाह पे ले जाने के लिए किया गया। तो धीरे धीरे परिवहन का विकास हो गया। जैसे जैसे कपास की मांग बढ़ती गई वैसे बैलगाड़ी से ये सीधे ट्रेन तक पहुंच गए। ठीक है, लिखा है ऋण का स्रोत सूख गया। ऋण का स्रोत सूख गया मतलब यह हुआ जैसे जैसे किसानों की स्थिति अच्छी होती चली गई वैसे वैसे ये व्यवस्था बदलती चली गई। तो लिखा है जिन दिनों कपास के व्यापार में तेजी रही, भारत के कपास व्यापारी अमेरिका को अस्थायी रूप से विस्थापित करके कच्ची कपास के विश्व बाजार को अपने कब्जे में करने के सपने देखने लगे। मतलब भारत के लोग 1861 में बॉम्बे गजट के संपादक ने पूछा दास राज्यों संयुक्त राज्य अमेरिका को विस्थापित करके लंकाशायर को कपास का एकमात्र आपूर्तिकर्ता बनने से भारत को कौन रोक सकता है। लेकिन 1865 में तक ऐसे सपने आने बंद हो गए जब अमेरिका में गृह युद्ध समाप्त हो गया और वहां का कपास उत्पादन फिर से चालू हो गया और ब्रिटेन के भारतीय कपास के निर्यात में गिरावट जो है फिर दोबारा चली आई। तो जैसे ही अमेरिका में गृह युद्ध समाप्त हुआ वैसे फिर यहाँ पर हमारे यहाँ कपास घटने लगा और अमेरिका से कपास जाने लगा। महाराष्ट्र में निर्यात जो है व्यापारी और साहूकार अब दीर्घकालीन ऋण देने के लिए
उत्सुक नहीं रहे। उन्होंने यह देखा कि भारतीय कपास की मांग घटती जा रही है और कपास की कीमतें में गिरावट आ रही है। इसीलिए उन्होंने अपना कार्य व्यवहार बंद करने और किसानों को अग्रिम राशि प्रतिबंधित करने और बकाया ऋणों को वापस कर मांग करने लगे। एक ओर तो ऋण का स्रोत सूख गया, वहीं दूसरी ओर राजस्व की मांग बढ़ गई। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है कि पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 में 1830 के दशक में किया गया था, जिसे हम रैयतबाड़ी कहते हैं। अब अगला बंदोबस्त करने का समय आ गया था, जिसे हम क्या कहते हैं, महलवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। पूरे गांव पे लगाया गया और इस नए बंदोबस्त में मांग को नाटकीय ढंग से 50 से 100% तक बढ़ा दिया गया। भला बेचारे रैयत उस हालात में जबकि कीमतें गिर रही थीं, कपास के खेत गायब हो रहे थे और इस प्रकार बढ़ी हुई मांग को कैसे पूरा किया जा सके, इसीलिए उन्हें एक बार फिर ऋणदाता की शरण में जाना पड़ा। और फिर जो है साहूकारों के चंगुल में आ गए। लेकिन ऋणदाता ने अब की बार ऋण देने से इनकार कर दिया। उसे अब रैयत द्वारा ऋण वापस अदा किए जाने की उसकी क्षमता में विश्वास नहीं रहा। मतलब साहूकारों ने ऋण देने से मना कर दिया, क्योंकि उनको पता चल गया कि ये ऋण वापस किसान नहीं करेंगे। अन्याय का अनुभव लिखा है, ऋणदाता द्वारा ऋण देने से इनकार किए जाने पर रैयत समुदाय को, मतलब किसान समुदाय को बहुत गुस्सा आया। वो इस बात के लिए ही क्रुद्ध नहीं थे कि वो ऋण के गर्त में गहरे से गहरे डूबे जा रहे हैं, अथवा वह अपने जीवन को बचाने के लिए ऋणदाता पर पूर्ण रूप से निर्भर थे, बल्कि वह इस बात से ज्यादा नाराज थे कि ऋणदाता वर्ग इतना संवेदनशील हो गया कि वह उसकी हालत पर कोई तरस नहीं खा रहा है। ऋणदाता लोग देहात के प्रथागत मानकों यानी रूढ़ि रिवाजों का भी उल्लंघन कर रहे थे, तो किसानों को अब ऋण देने को तैयार महाजन नहीं थे। ठीक है, आगे लिखा है, पैसा उधार देने का कारोबार निश्चित रूप से औपनिवेशिक शासन से पहले भी काफी फैला हुआ था और ऋणदाता अक्सर ताकतवर हस्तियां होते थे। कई प्रकार के जो प्रथागत मानक ऋणदाता और रैयत के पारस्परिक संबंधों पर लागू होते थे और उन्हें विनियमित करते थे। एक सामान्य मानक यह था कि बाजार मूलधन से अधिक नहीं लिया जा सकता था। इसका प्रयोजन ऋणदाता द्वारा की जाने वाली जबरन वसूली को सीमित करता और यह परिभाषित करता था कि उचित ब्याज क्या होना चाहिए। मतलब वो जब ब्याज देते थे तो उसके लिए काफी निर्णय होता था। औपनिवेशिक शासन में इस नियम की धज्जियां उड़ा दी गईं। दक्कन दंगा आयोग द्वारा छानबीन किए गए मामलों में से एक मामले में ऋणदाता ने 100 रुपए के मूलधन का 2000 रुपए से भी अधिक ब्याज लगा रखा था। मतलब 100 रुपया उसने ऋण लिया था और 2000 रुपया से अधिक उसको ब्याज देना पड़ा। अनेकानेक याचिकाओं में रैयत लोगों ने इस प्रकार की जबरन वसूलियों और प्रथाओं के उल्लंघन से संबंधित अन्याय के विरुद्ध शिकायत भी किया था। तो बहुत सारे किसानों को इसको लेकर के शिकायत किया था। उसी चीज को यहाँ दिखाया गया है। ये लिखा है, भाड़ा पत्र क्या होता है। जब किसान पर ऋण का भार बहुत बढ़ गया तो वह ऋणदाता का ऋण चुकाने में असमर्थ हो गया। अब ऋणदाता के मतलब साहूकार के पास अपना सर्वस्व जमीन, गाड़ियां, पशुधन देने के अलावा कोई चारा नहीं होता था। ठीक है, तो जो है ये अपना सारा जमीन, गाड़ी सब किसको दे देते थे, साहूकार को। लेकिन पशुओं के बिना वह आगे खेती कैसे कर सकता है, इसीलिए उसने जमीन और पशु भाड़े पर ले लिए। अब उसे उस पशुओं के लिए जो मूल रूप से उसके अपने ही थे भाड़ा चुकाना पड़ता था। मतलब उन्हीं के पशु हैं और जमींदारों को दे दिया गया। अब वही अपना ही बैल लेके खेती करेंगे, लेकिन उसका किराया देना पड़ेगा। मतलब कितनी अच्छी विडंबना उन लोगों ने बना रखी थी किसानों को ठगने के लिए। उसे या भाड़ा पत्र, किराया नामा लिखना पड़ता था। मतलब एक किराया नामा लिखता था और तभी उसको बैल जो है मिलता था खेती करने के लिए। उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, आगे लिखा है, रैयत ऋणदाता को कुटिल और धोखेबाज समझने लगे थे। ठीक है, रैयत किसको, ऋणदाता को, जो साहूकार होते थे वह ऋणदाताओं के द्वारा खातों में धोखाधड़ी करने और कानून को धता बताने की शिकायतें करते थे। 1859 में अंग्रेजों ने एक परिसीमन कानून पारित किया, जिसमें यह कहा गया था कि ऋणदाता और रैयत के बीच हस्तांतरित ऋण पत्र केवल 3 वर्षों के लिए ही मान्य हो गए। इस कानून का उद्देश्य बहुत समय तक ब्याज को संचित होने से रोकना था, किंतु ऋणदाता ने इस कानून को घुमाकर अपने पक्ष में कर लिया। मतलब साहूकार अपने पक्ष में कर लिए और रैयत से
हर तीसरे साल एक नया बंधपत्र भरवाते थे। जब कोई नया बांड हस्तांतरित होता था तो चुकाई की गई राशि अर्थात मूलधन और उस पर उत्पन्न और इकट्ठा हुए संपूर्ण ब्याज को मूल रूप से दर्ज किया जाता था। मतलब कि जो पहले से पैसा लिया है उसको भी जोड़ करके और उससे भी पैसा ले लेते थे और उस पर नए सिरे से ब्याज लगने लगा। मतलब किसानों को किस तरह से जो है ये लोग बेवकूफ बनाते थे। दंगा आयोग को प्राप्त हुई याचिकाओं में रैयत लोगों ने यह बतलाया कि यह प्रक्रिया कैसे काम कर रही थी और किस प्रकार ऋणदाता लोग रैयत को ठगने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते थे। जब ऋण चुकाए जाए तो रैयत को उसकी रसीद देने से इनकार कर देते थे और बंध पत्रों में जाली आंकड़े भर देते थे। किसानों की फसल नीची कीमतों पर ले लेते थे और आखिरकार किसानों की धन संपत्ति पर भी कब्जा कर लेते थे। तरह तरह के दस्तावेजों और बंधपत्र इसी नई अन्यायपूर्ण प्रणाली के प्रतीक बन गए। पहले ऐसे दस्तावेज बहुत ही कम हुआ करते थे, किंतु ब्रिटिश अधिकारी औपनिवेशिक समझौते के आधार पर पुराने ढंग से किए गए लेन देन को संदेह की दृष्टि से देखते थे। उनके विचार से लेन देन की शर्तें संविदा और दस्तावेजों और बंधपत्रों में साफ साफ सुस्पष्ट और सुनिश्चित शब्दों में कही जाने वाली और वह विधि सम्मत होनी चाहिए। मतलब ये सब नहीं करते थे, जबकि ऐसा होना चाहिए था। जब तक कि कोई दस्तावेज या संविदा कानून की दृष्टि से परिवर्तनीय नहीं होता तब तक उसका कोई मूल्य नहीं होगा। ठीक है, आगे लिखा है, समय के साथ किसान यह समझने लगे कि उनके जीवन में जो भी दुख तकलीफ है वह सब बंध पत्रों और दस्तावेजों की वजह से ही की गई है। ठीक है, तो किसानों को यह लगा कि जो है हमारे साथ जो भी दुर्व्यवहार हो रहा है सब इसी के पीछे कारण है। आगे लिखा है, व्यवस्था के कारण ही है। उनसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवा लिए जाते थे और अंगूठे के निशान लगवा लिए जाते थे, पर उन्हें यह पता नहीं चलता था कि वास्तव में वो किस पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, या अंगूठे के निशान लगा रहे हैं। उन्हें उन खंडों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता था जो ऋणदाता ऋण बंध पत्रों में लिख देते थे। तो वह हर लिखे हुए शब्द को से डरने लगे, मगर वह लाचार थे क्योंकि जीवित रहने के लिए उन्हें ऋण चाहिए थे और ऋणदाता कानूनी दस्तावेजों के बिना ऋण देने को तैयार नहीं थे। तो ये सब काम हुआ था उस समय। ठीक है, यहाँ पर एक लिखा है, कर्ज कैसे बढ़ते गए। तो कर्ज कैसे बढ़ते गए उसको यहाँ पर एक बताया गया है, इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है, दंगा आयोग। दक्कन मतलब दक्षिण भारत का दंगा आयोग बनाया गया था। तो लिखा है, जब विद्रोह दक्कन में फैला तो प्रारंभ में बंबई की सरकार उसे गंभीरतापूर्वक लेने को तैयार नहीं थी, लेकिन भारत सरकार ने, जो कि 1857 की याद से जो है चिंतित थे, बंबई की सरकार पर दबाव डाला कि वह दंगों के कारणों की छानबीन करने के लिए एक जांच आयोग बैठाई। क्योंकि जब दंगा हो रहा था तो बंबई की सरकार बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब ब्रिटिश सरकार ने कहा, मतलब जो भारत की सरकार थी उसने कहा उस समय बंबई सरकार से कि आप इस पर ध्यान दीजिए, नहीं तो 1857 विद्रोह जैसा ही दंगा फिर हो जाएगा। आयोग ने एक रिपोर्ट तैयार की जो 1878 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की गई। आयोग बनाया गया। यह रिपोर्ट, जिसे दक्कन दंगा रिपोर्ट कहा जाता है, इतिहासकारों को उन दंगों का अध्ययन करने के लिए आधार सामग्री उपलब्ध कराती है। आयोग ने दंगा पीड़ित जिलों में जांच पड़ताल कराई, रैयत वर्गों, साहूकारों और चश्मदीद गवाहों के बयान लिए, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में राजस्व की दरों, कीमतों और ब्याज के बारे में आंकड़े इकट्ठे किए और जिला कलेक्टरों द्वारा भेजी गई रिपोर्टों का जो है क्या किया, तो संकलन किया। लिखा है, ऐसे स्रोतों का दृष्टिपात करते समय निष्कर्ष कुछ बताया जा रहा है, हमें यह याद रखना होगा कि वह सरकारी स्रोत हैं और वह घटनाओं के बारे में सरकारी सरोकार और अर्थ प्रतिबंधित करते हैं। उदाहरण के लिए दक्कन दंगा आयोग से विशिष्ट रूप से यह जांच करने के लिए कहा गया था कि वह क्या सरकारी राजस्व की मांग का स्तर विद्रोही कारण था। मतलब जो राजस्व की मांग की जा रही है क्या वही कारण है दक्कन दंगा का। और संपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद आयोग ने यह सूचित किया कि सरकारी मांग किसानों के गुस्से की वजह नहीं थी। मतलब कि जो याद रखना, जो किसान गुस्से में है उसके पीछे जो राजस्व की बड़ी मांग है वो कारण नहीं है, उसके पीछे कारण साहूकार हैं। इसमें सारा दोष ऋणदाताओं और या साहूकारों का ही था।
इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि औपनिवेशिक सरकार यह मानने को कदापि तैयार नहीं थी कि जनता में असंतोष या रोष कभी सरकारी कार्यवाही के कारण उत्पन्न हुआ था। इस प्रकार सरकारी रिपोर्ट इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए बहुमूल्य स्रोत सिद्ध होती हैं, लेकिन उन्हें हमेशा सावधानी पूर्वक पढ़ा जाना चाहिए। समाचार पत्रों, गैर सरकारी वृत्तांतों और वैधिक अभिलेखों और यथासंभव मौखिक स्रोतों से संकलित साक्ष्य के साथ उसका मिलान करके उसकी विश्वसनीयता की जांच करनी चाहिए। तो इस चैप्टर में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ था मैंने बता दिया है। ठीक है, यहाँ कुछ डेट लिखी गई हैं। लिखा है 1765 में क्या हुआ था, तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी प्राप्त की थी 1765 में। किससे, तो याद रखना मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से। 1773 में क्या हुआ था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की क्रियाकलापों को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया। तो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट कब पास किया गया, 1773 में। 1793 में क्या हुआ, बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया गया था। इसे हम जमींदारी व्यवस्था कहते हैं, कार्नवालिस ने लागू किया था। 1800 के दशक में संथाल लोग राजमहल की पहाड़ियों में आने लगे और वहां बसने लगे। 1818 में बम्बई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त किया गया, जिसे हम रैयतबाड़ी कहते हैं। 1820 के दशक में कृषि कीमतें गिरने लगी। ठीक है, 1840 और 50 के दशक में बम्बई दक्कन में कृषि विस्तार की धीमी गति पर क्रिया हुई। 1855-56 में संथालों का बगावत हुआ, विद्रोह हुआ। 1861 में कपास में तेजी का आरंभ हुआ, क्योंकि उसमें गृह युद्ध शुरू हो गया था अमेरिका में। और 1875 में दक्कन के गांव में रैयतों की बगावत कर दी थी, विद्रोह कर दिया था। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको देखिएगा पूरा। इससे जुड़े हुए क्वेश्चन को मैं अलग से कराऊंगा। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन क्योंकि नहीं दिया गया ऑब्जेक्टिव, तो इसे क्वेश्चन बना के मैं कराऊंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।